हम इंडियंस पे टेलीविजन का सबसे ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो सही है। आप अपने टाइम में क्या देखते थे, हमें क्या अवेलेबल था? आज के टाइम पे कुछ भी आ रहा है। ये जो मूवीज रहती हैं अपनी, ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे हो गई, जो एडल्ट मूवी रहती हैं, अगर आपने ये मूवी कभी देखी नहीं है ना, तो आपको बुली किया जाएगा। हिंदुस्तान का ऐसा रहा ना कि यहाँ पे सेक्स। मैं बैचलर्स की डिग्री कर रही थी ना अनिकेत, कि मैंने देखा कि कुछ 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हर क्लास में। कोई टीचर आ रही है, उसको उस तरीके से देखना, ये टीचर के लिए बच्चे के मन में कि मुझे ना लाइफ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नफरत है शिवानी, वो है मेरे मदर फादर। आजकल लोग बाग इस चीज़ को तक सर्च कर रहे हैं, 6 year old गर्ल MMS। तेरी मदर मर जाएगी उस दिन मैं पार्टी दूँ। शिवानी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू अनिकेत। बहुत सारे सवाल हैं उस इशू को लेकर जिससे आज हिंदुस्तान का हर दूसरा बच्चा और हर लड़की फेस कर रही है। मैं इसमें कहीं ना कहीं लड़कों को भी लेके चलूँगा, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे इशू हैं जो बढ़ने लगे हैं लड़कों को लेकर, चाइल्ड और सेक्सुअल हरासमेंट। आपने उस क्लब में रह के 2 साल एज ए प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह के काम किया है, इन इश्यूज़ को फेस भी किया है। आप अपने स्कूल में भी ऐसे बच्चों को देख रहे हो कि जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो एज ए मेंटोर आप उनकी हेल्प कर रहे हो। सबसे पहला सवाल पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए, अपने लिए और सबकी जानकारी के लिए, चाइल्ड अब्यूज़ के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग या पेरेंट्स उस चीज़ को जान सकते हैं कि इसके साथ अब्यूज़ हो रहा है। देखिए अनिकेत, पहली बात तो चाइल्ड अब्यूज़ आजकल एक ऐसा टॉपिक बन गया है, इतना प्रिविलिंग टॉपिक बन गया है कि जिसके बारे में हर कोई खुल के बात करना ही नहीं चाहता। ना पेरेंट्स खुल के बात करना चाहते हैं। इवन आपने जैसा बोला कि मैं स्कूल में इन सब केसेस को देखती हूँ, समझती हूँ, तो मैं इन सब केसेस को देख पा रही हूँ या समझ पा रही हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज ग्रैस्प भी करी होगी, कुछ चीज़ों के बारे में खुल के बात भी करी होगी और दूसरों के व्यू पॉइंट जाने भी होंगे। बट ये इतना सेंसिटिव टॉपिक पेरेंट्स मानते हैं या पब्लिक मानती है कि इसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता, तो लोगों को यही नहीं समझ में आता कि अगर कल को हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ या खुदा ना खास्ता किसी और बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ और हो गया और वो हमें नहीं बता पाया, तो फिर हम उस चीज़ को कैसे जज करेंगे। चाइल्ड अब्यूज़ के लिए फॉर्म्स एक नहीं है, मतलब जैसे आप अगर लेते हैं फिज़िकल अब्यूज़ हो गया, मेंटल अब्यूज़ हो गया, आप चाइल्ड लेबर मान लीजिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मान लीजिए, प्रोस्टिट्यूशन मान लीजिए, साइकोलॉजिकली अब्यूज़ मान लीजिए, साइबर बुलिंग मान लीजिए। मेंटल ट्रॉमा अलग होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अलग होता है। ये सारी चीज़ें चाइल्ड अब्यूज़ में कवर होती हैं। फ़िज़िकल अब्यूज़ में जब आप जाते हैं तो फ़िज़िकल अब्यूज़ में भी काफ़ी सारे सबहेड्स होते हैं। मेंटल अब्यूज़ में आप जाते हैं, मेंटल अब्यूज़ में भी काफ़ी सारे सबहेड्स होते हैं। इवन पेरेंट्स का नेग्लिजेंस अपने बच्चों की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज़ के फॉर्म में आता है। आप बच्चे को बेसिक नीड्स नहीं दे रहे हो, बेसिक फूड नहीं दे रहे हो, बेसिक एजुकेशन नहीं दे रहे हो, उसको भी कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज़ की डेफिनेशन में कवर करा जाता है कि पेरेंट्स की नेगलेक्ट की वजह से या दोनों पेरेंट्स वर्किंग में हैं, वो किसी केयर टेकर को अपने बच्चे को दे के जाते हैं, तो उनकी नेगलेक्ट की वजह से बच्चे ने क्या सफ़र करा और उसको किस तरीके की चीज़ों से निकलना पड़ा, वो चाइल्ड अब्यूज़ के फॉर्म में ही आता है। अगर इंडिया की बात देखें आप या यूएस की बात देखें, यूएस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो चाइल्ड अब्यूज़ बच्चे के संग किसी भी तरीके का गलत नेग्लिजेंस या गलत तरीके का हरासमेंट होना अंडर 18, वो हर फॉर्म चाइल्ड अब्यूज़ में कवर होता है, चाहे उसमें पेरेंट्स की गलती हो, चाहे उसमें स्कूल की गलती हो। क्योंकि जब बच्चा अपब्रिंगिंग स्टेज में होता है तो उसके लिए 2 ही प्लेसेस सबसे मेन होती हैं, एक उसका घर, एक उसके लिए स्कूल। अब आपने जैसे मुझसे पूछा कि पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं, या चलिए हम भी टीचर हैं या हम लोग स्कूल लाइन में हैं, तो चलिए हम लोग पेरेंट्स को नहीं आ रही समझ में, बोल रहा हूँ पेरेंट्स को साइड रखते हैं, क्योंकि बच्चे की सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स के साथ होती है। पेरेंट्स तो पहचान लेते हैं,
लेकिन बात नहीं कर पा रहा है बच्चा। हम कैसे जान पाते हैं कि इस बच्चे के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, जो शायद पेरेंट्स को वो बता नहीं पा रहा, मे बी डर के मारे, मे बी शर्म के मारे, या किसी भी कारण के मारे। लेकिन हम उस चीज़ को कैसे पहचान सकते हैं कि हम उस बच्चे की हेल्प कर पाए जो बिल्कुल हेल्पलेस है? तो कैसे पहचान सकते हैं उन एस्पेक्ट्स को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे नॉर्मल एस्पेक्ट रहता है सडन बिहेवियर चेंज। बच्चा एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, किसी का बिहेवियर कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। जो बच्चा इस चीज़ को अनकंफर्टेबली फेस कर रहा है या ऐसी किसी भी सिचुएशन से निकला है जो उसको समझ में आ गई है कि मेरे साथ ये चीज़ कुछ गलत हुई है या मैं बोलना चाहता हूँ, बच्चे के बिहेवियर में आप सडन चेंज देखेंगे। या तो बच्चा खाने को लेके सडन चेंज देखेंगे कि उसकी खाने की एपेटाइट कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वो लोनलीनेस ज़्यादा प्रेफर करता है, उसका एक फ्रेंड सर्कल होता है जिससे वो कटने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेलेपन में ज़्यादा सिक्योर हूँ। इवन हमने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ बच्चा अपने अदर जो अपोजिट सेक्स के लोग होते हैं उनसे डरने लगता है, उसको डर लगने लगता है। अगर जैसे लड़की है फॉर एग्जांपल, किसी बच्ची के संग ये हुआ है, वो अगर किसी कोएड स्कूल में पढ़ रही है, वो लड़कों से बात करने में हिचकिचाने लगेगी, उसके अंदर वैसी एक इमेज बन जाती है कि इस पर्टिकुलर जेंडर के इंसान ने मेरे संग कुछ ऐसा किया है या मेरे घर परिवार में कुछ ऐसा हुआ है, तो उसको उस चीज़ से फियर होने लगता है। कई सारी बार क्या होता है, स्कूल में आप मेल टीचर्स भी देखते हैं, फीमेल टीचर भी देखते हैं, बच्चा अनकंफर्टेबल होने लगता है नॉर्मल जेस्चर्स के लिए, जैसे हाथ पकड़ना, हाथ मिलाना, कोई उसको साइड से हक कर दे, ये सब चीज़ों में बच्चा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, उसके बिहेवियर में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आते हैं। और ये इतने नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, लेकिन हम उस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर पाते कि साइड हग एक बच्चे के लिए कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है कि अगर हम उसे उसकी परमिशन के बिना छू लें। ठीक है, कि हमें ये लगता है कि ये बच्चा कैसा, क्या मेंटली डिस्टर्ब है क्या, हम सीधे उस लेवल पे चले जाते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, या कि हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि ये बच्चे के साथ कुछ ट्रॉमेटिक ऐसा हुआ है जिसमें वो पीटीएसडी में जी रहा है इस चीज़ को लेकर। राइट। इवन एक टर्म रहता है फॉन्डलिंग में आप किसी बच्चे को नॉर्मली, मान लीजिए घर परिवार में कोई छोटा बच्चा होता है, हम उसके चीक्स पकड़ लेते हैं, हम उसको हग कर लेते हैं, कितना क्यूट है, कितना ये है, आपका वो टच उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि स्कूल लेवल पे आजकल ग्राउंड लेवल पे गुड टच बैड टच समझाया जाता है। आपके पापा आपके चीक्स पकड़ेंगे, आपका कोई दूसरा पर्सन आपके आके चीक्स पकड़ेगा, बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसको वो कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बट रिलेशनशिप के प्रेशर में आके, सोशल स्टिग्मा के प्रेशर में आके, एक जो हमारे हिंदुस्तान में रहता है कि नहीं परिवार सब कुछ है, परिवार के लोग हमारे संग गलत नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर सकते, बच्चा वो चीज़ झेलता जाता है। बट धीरे धीरे करके जब वो उस चीज़ को झेल के थक जाता है, या उसको लगता है कि मेरे संग गलत हो रहा है, और खासकर मैं अपने पेरेंट्स से ये चीज़ नहीं बोल पा रहा, तो वो चीज़ उसके धीरे धीरे करके इतना मेंटल ट्रॉमा में कन्वर्ट होती है कि बच्चा आजकल छोटी एज में बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। आप आज साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपको हर एज का आदमी मिलेगा, पहले ऐसा नहीं होता था। आज जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, आपको 7 साल का भी बच्चा मिल रहा है, आपको 8 साल का भी बच्चा मिल रहा है, आपको लड़की भी मिल रही है, आपको लड़के भी मिल रहे हैं, मतलब लड़के भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। बच्चे जो लड़के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन हमारी शायद सोसाइटी का ये एक ड्रॉबैक है, एक फ्लॉज है सोसाइटी के उसमें, कि लड़की के साथ हो रहा है तो वो ज़्यादा बेकार चीज़ है, लड़के के साथ तो चलने का कोई बात नहीं। एक कॉमेडियन है, मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका देखा था, उन्होंने वो चीज़ तो कॉमेडी में बोली थी, लेकिन वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर तक लगी थी कि ये सोसाइटी ऐसी है। एयरपोर्ट चेकिंग होती है या मॉल्स चेकिंग होती हैं जब भी, तो लड़कियों के लिए पर्दा लगाया जाता है कि उनका लड़कियां पर्दे में जाएं, और लड़कों का खुले में ही सब कुछ, ये पकड़ लिया, दबा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो बोले 500 रुपये मुझसे ले लो। हाँ, लेकिन सामने जो बच्चा अगर कोई ये चीज़ देख रहा होगा कि लड़की के लिए वो चीज़ इज्जत वाली बात है, और लड़के को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्टिग्मा, जो हमारे यहाँ बना दिया गया है। बट एक्चुअली अगर उसको आप पर्सनालिटी लेवल पे देखें या लड़कों के माइंडसेट से लड़कियों के माइंडसेट से देखें, तो आजकल चीज़ें इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं, या इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर अब नॉलेज आने लगा है, चाहे आप वो सोशल मीडिया के थ्रू मान लीजिए, चाहे जो हमारे ये मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं इनके थ्रू मान लीजिए, कि बच्चा आजकल सब चीज़ें समझता है और उसके दिमाग पे वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। आप
अनिकेत ये चीज़ समझिए कि पहले जब हम लोग की एज के टाइम पे, आज से 10 साल पहले, मैंने कभी इस तरीके की पिक्चर्स नहीं देखी थी। जब हम लोग टीवी में देखते थे, हमारे बचपन में पिक्चर्स आती थी कॉमेडी वाली, हमारे टाइम में पिक्चर आती थी कार्टून वाली। आज मैं पिक्चर्स देख रही हूँ, आप देखिए पिक्चर्स के थ्रू ये मैसेज कन्वे करा जा रहा है। आपने शायद वो पिक्चर देखी होगी, हाईवे। हाँ, उसमें आलिया भट्ट के खुद के चाचा, हाँ, उसमें जो स्टोरी बताई ताऊ गई है, ताऊ उसे वो गोदी में बिठाते थे, तो वो उसको कब तक उस एज तक ले जाती है जब वो घर छोड़ के ही चली जाती है, और जब उसको घर पे ज़बरदस्ती वापस लाया जाता है, वो एक ट्रक ड्राइवर के संग अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, उसको अच्छा लगने लगता है, कंफर्टेबल सिक्योर लगने लगता है। बट कैसे ना कैसे करके जब उसके फादर उसको घर पे वापस लेके आते हैं, वो उसका जो आउटबर्स्ट निकलता है एकदम चिल्ला के, कि तब आपको बुरा नहीं लगता था जब आप मेरे साथ ये सब करते थे, लेकिन उसमें क्या दिखाया गया, तब भी उसके पेरेंट्स उसकी आवाज़ दबा देते हैं। हाँ, कि नहीं, मतलब बच्चा घर से भाग गया, आपको उसकी चिंता नहीं है, बच्चा घर से चला गया, लेकिन बच्चे ने क्या फेस किया आप वो देखना ही नहीं चाह रहे। बच्चे की प्रॉब्लम होती ही नहीं है उनके लिए। प्रॉब्लम वही है कि बाप कमा रहा है और बाप की शायद जॉब जाने वाली है या सैलरी कट हो गई, वो प्रॉब्लम है। माँ को तकलीफ हो रही है, काम कर रही है, कमर दर्द हो रहा है, वो तकलीफ है। लेकिन बच्चों के लिए शायद ये वो, जैसा तुमने बोला कि सोसाइटी का स्टिग्मा कि वो बच्चे के कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। बच्चे को सिर्फ वो तकलीफ हो सकती है कि बुखार आ गया, चोट लग गई। उसी सिग्मा को तोड़ने के लिए मेरा अगला सवाल उसी चीज़ से रिलेटेड है कि बचपन में किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, इसे पेरेंट्स और टीचर्स कैसे जान सकते हैं कि हाँ ये हुआ है इसके साथ? क्योंकि एज नहीं होती बच्चे की, मैं शायद वो 5 साल बाद बोलना, कुछ अच्छे से बोलना सीख पाता है, लेकिन करने वाले एक नवजात के साथ भी कर देते हैं, जो इन्फेंट है उसके साथ भी कर देते हैं। कैसे जान सकते हैं? देखिए अनिकेत, पहली चीज़, हमें जो ये चेंजिंग पैटर्न हो रहा है और जो ये क्राइम रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है, आज इंडिया में आप बच्चों की पॉपुलेशन देखिए 472 मिलियन पहुंच चुकी है, 1/3 ऑफ इंडिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 20% बच्चे इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं। तो जिस चीज़ की पॉपुलेशन ही हमारी इतनी ग्रो करती जा रही है, तो उस चीज़ के लिए हमें अलग तरीके से रूल्स रेगुलेशंस भी अपने मॉड्यूल करने होंगे, हमें मॉडर्नाइज करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल स्कूल लेवल पे हम लोग काउंसलर्स रखते हैं, साइकोलॉजिस्ट रखते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट, वो काउंसलर कुछ नहीं बोलते हैं। जब भी पेरेंट्स का आते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए, पहले ऐसे प्रोसीजर्स नहीं होते थे। पहले होता था बच्चे का इंटरव्यू ले लिया, बच्चे ने पेपर लिख लिया, बच्चे ने निकाल लिया, क्लियर है, ठीक है, बात खत्म। सिर्फ एकेडमिक्स पे ही रिलाई करते थे पहले। राइट, आजकल बच्चों के पेरेंट्स के भी इंटरव्यू होते हैं। वो पेरेंट्स के इंटरव्यू इसलिए हम नहीं लेते हैं कि हमें कोई भेदभाव करना है कि पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हैं तब हम लेंगे। वो पेरेंट्स इंटरव्यू का एक्चुअल रीज़न ये है कि हम ये जान सकें बच्चे किस इन्वायरमेंट में पल रहे हैं, उनके फादर क्या करते हैं, उनकी मदर क्या करती है, उनके फादर के क्या हैबिट्स हैं। इवन ये तक पूछा जाता है कि फादर अल्कोहल लेते हैं, नहीं लेते हैं, किस तरीके की उनकी हैबिट्स हैं, बच्चा दादी दादा के संग कहाँ रहता है, कितने टाइम रहता है। कोई गार्जियन लेने आएगा तो आजकल स्कूल में सिर्फ 2 लोगों को अलाउड होता है, और उनको गार्जियन का कार्ड लेके आना पड़ता है। आप बिना उसके बच्चे को नहीं ले जा सकते। पहले ऐसा रहता था हमारे स्कूल में कि ऑटो वाले भैया आ गए, भेज दिया उनने, उनको कॉन्फिडेंस से ले गए। आज ये चीज़ नहीं है, स्कूल भी उस लेवल पे समझ रहा है, तभी आजकल पेरेंट्स का इंटरव्यू भी मैंडेट हो गया है, जिससे हम बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड जान सकें कि बच्चा बॉर्न एंड बॉट अप किस इन्वायरमेंट में हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा हमारे पास आता है, अब वो बोल नहीं पा रहा, तो हम क्या सोचते हैं, अरे इसका थोड़ा सा IQ लेवल कम है। हो सकता है वो IQ लेवल कम ना हो सकता है कि कुछ और रीजंस हो, तो उसकी वजह से आजकल फैमिली का इंटरव्यू लिया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये होता है कि अनिकेत, काउंसलिंग करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। काउंसलिंग करना, आपने पूछा कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिज़िकल अब्यूज़ को आप देखेंगे, फिज़िकल अब्यूज़ में करेंटली देखेंगे आप तो विजिबल रहता है बच्चे के ऊपर कुछ मार्क्स आना बॉडी पे। लड़कियों के केस में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी एक शॉर्ट फिल्म आई थी जो मैंने देखी थी यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छी फिल्म थी। उसमें ये था कि बच्ची बाहर खेलने जाती है, जब लौट के आती है, वो बच्ची 7 से 8 साल की है, सडनली उसको ब्लीडिंग होती है। उसकी मदर ऑन द स्पॉट कॉट कर लेती हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें ये वो टाइम होता है, तो नहीं हो सकती, वो चालू नहीं हो सकती। ऐसी कुछ अननेचुरल चीज़ें होने लगना,
ब्लीडिंग होने लगना, या बच्चे के ऊपर कुछ फिजिकल मार्क्स आना, बच्चे की एपेटाइट में चेंज होना, बच्चा का एकदम से अग्रेसिव हो जाना किसी भी चीज़ पे। बच्चा ऐसे एग्रेसिव नहीं होता, एकदम से चिड़चिड़ाने वाला बिहेवियर करना। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अलग अलग कैटेगरी में हम समझ सकते हैं कि बच्चे के संग क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बच्ची अगर कुछ नॉर्मल आ रही, ठीक है। अब जैसे मेरे स्कूल में एक बच्ची आके मुझे बोल रही है, मुझे आपसे आपकी अपनी बुआ जैसी फीलिंग आ रही है। बुआ जैसी फीलिंग क्यों आ रही है? मतलब मैं उसकी बुआ हूँ नहीं, मैं कभी उसके टच में रही नहीं। हो सकता है कि मेरे फेशियल कुछ फीचर्स उसके बुआ से मिलते हों, बट जब हमने उस चीज़ को डीप डाउन स्टोरीज को जाके देखा, सबसे पहले ये बात है, कोई बच्चा आपके संग कुछ अलग बिहेव कर रहा है, आप उस चीज़ को निगलेक्ट मत करो। निगलेक्ट इन द सेंस कि ठीक है, अरे ऐसे ही कह रहा होगा, अरे क्या ये तो ऐसा बोलता ही रहता है, इसने तो ऐसा कह दिया। आप अंदर जाके उसकी स्टोरी तो देखो, तब जाके जब आप एक के बाद एक पेज टर्न करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि बच्चा एक्चुअली किस इन्वायरमेंट से निकल रहा है। उसमें जब उसने मुझे अपनी बुआ बोला, जब हम उस केस के अंदर गए, तब हमें समझ में आया कि उसकी फैमिली में कितना डिस्टर्बेंस वो लड़की झेल के आ रही है। उसकी मदर नहीं है, फर्स्ट जो बायोलॉजिकल है, उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली है, फादर बच्ची के संग रह नहीं रहा है, बुआ के साथ कुछ टाइम के लिए बच्ची को रख दिया, बुआ से उसको प्यार मिल गया। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, इनको किसी चीज़ की भूख नहीं रहती है, प्यार के भूखे होने लगते हैं। इन्हें जहाँ से भी प्यार मिलेगा, अब कल को इस चीज़ का लेकिन फ़ायदा बाहर वाले भी गलत उठा सकते हैं। कोई बच्चा इस चीज़ से, इंसिडेंट से निकला, वो डिप्रेस्ड रहता है, उसको चाहिए होता है कि कोई उसकी केयर करे, कोई उससे प्यार करे, कोई समझे उसको। वो समझने, केयर करने के चक्कर में कई बार बाहर वाले उस चीज़ का गलत तरीके से फ़ायदा उठा लेते हैं और बच्चा पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाता है। किस फॉर्म में जा सकता है, हो सकता है कि वो फॉर्म इतना आगे बढ़ जाए कि उसको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ढकेल दिया जाए, किसी गलत अननोन इंसान से मिल जाए। तो इस चीज़ का बेसिक लेवल पर अगर कोई इलाज हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि पेरेंट्स की इस चीज़ की काउंसलिंग करी जाए कि ये जो प्रिवलिंग समस्याएं हैं बच्चों के संग, ये पेरेंट्स के सेशंस लेके उनको समझाई जाएं। बात वहीं पहुंच रही है, स्टिग्मा कि सोसाइटी का जो स्टिग्मा बैठ गया है, एक एडल्ट के साथ हुआ है लड़की के साथ, इधर इट वाज ब्रूटल और नॉन ब्रूटल, जो भी हुआ, लेकिन बच्ची के साथ नॉन कंसेंशुअल अगर हो जाता है, क्योंकि बच्ची क्या एक दे पाएगी या बच्चा क्या दे पाएगा, कंसेंट क्या है उसे क्या पता, ठीक है, वो हो जाता है तो वो कैटेगरी में नहीं आ रहा है। वो शायद हमारे लॉ में भी कुछ कमियां हैं इस चीज़ को लेके, और सोसाइटी, सबसे पहली बात तो वो इस सोसाइटी के स्टिग्मा की बात होती है। जब तक सोसाइटी मांग नहीं करेगी, मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, मिस्टर सुनील भल्ला सेठ MR जयपुरिया स्कूल के डायरेक्टर है, तब उन्होंने बताया था कि हम ये तो चाहते हैं कि हमें वो चाहिए, लेकिन हम मांगते नहीं। पॉलिसी मेकर पॉलिसी ही तब बनाएगा जब आप मांगोगे, नहीं तो उसे कुछ नहीं पड़ा, वो क्या, आपको ज़रूरत ही नहीं है तो हम पॉलिसी बना के क्या कर लें, राइट, ठीक है। तो वो स्टिग्मा तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, बहुत एक ग्रोइंग एज में होते हैं, जो वो तब ट्रॉमा लेके बैठ जाएंगे तो आगे चल के आप अपनी पीढ़ी को ही बिगाड़ रहे हैं। राइट, ये चीज़ है। इवन आजकल इतने सारी चीज़ें देखने के बाद हम देख रहे हैं कि मतलब कुछ लोग जैसे नोन पर्सनालिटीज़ होते हैं, अभी मैंने देखा विवेक ओबरॉय सर हैं बॉलीवुड में, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि मैंने एक देवी नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, NGO। उसका रूट पर्पस ये था कि उनका कहना था कि मैं बांके बिहारी के मंदिर गया था, वहाँ मैंने कुछ उनसे विश मांगी, बट जब मैं बाहर आया तो मुझे किसी ने हेल्प मांगा, देवीज़ डेवलपमेंट एम्पावरमेंट फॉर वृंदावन गर्ल्स इनिशिएटिव। वो स्टार्ट ही उस चीज़ से हुआ था कि किसी ने इन्फो दी थी कि वृंदावन जैसी जगह में यहाँ से कुछ किलोमीटर्स दूर जाके चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा है। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने खुद ही बताया कि वहाँ 10 साल सीरियसली आपने जो बताया, मैं शौक हूँ कि वृंदावन जैसी धार्मिक सिटी। अच्छा अनिकेत, ये धार्मिक का मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, धर्म के नाम पर आजकल क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ अगर खुल के बोल दी जाए तो उस चीज़ का या तो आप ही समझ लीजिए, या तो हमारा मर्डर हो जाएगा या फिर ऑफिस जला दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चियाँ या लड़के, इवन मैं कोई जेंडर उसकी बात नहीं कर रही, मंदिर में भी हम लोग सेफ फील नहीं करते। हमारे पेरेंट्स जब किसी मंदिर में बहुत भीड़ लगती है ना, इसको तो थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करूं, सॉरी, ना सिर्फ मंदिर बल्कि मस्जिद भी, मदरसे भी, और राइट चर्चेस भी, राइट, क्योंकि
एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, वेटिकन सिटी, राइट, जहाँ लगभग क्रिश्चियनिटी का पूरा एक सेंटर है, वहाँ पे भी बहुत अब्यूज होता है, राइट, ठीक है। जो नन्स हैं, जो Right. सिस्टर्स हैं, ऐसे ही राइट, इस्लाम में भी है या मुस्लिम्स में भी है कि हाँ, बहुत सारी even- चीज़ें गलत हैं, हिंदुओं में भी Right, हैं। right. तो धर्म के नाम पर धर्म के ये नाम- चीज़ होना लिटरली बहुत, और बहुत- पब्लिक को इसके लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी नहीं कि हाँ, बोलते, नहीं, आप जो पूजा कर रहे हो वो करो, राइट, लेकिन वो पूजा नहीं है जो ये Right, गलत जो काम कर मंदिर रहा के है, अंदर हो रहा है। जो मंदिर के अंदर। अच्छा अनिकेत, एक नॉन ने ही मुझे बात जब बताई थी तो मुझे मतलब मैं अंदर से इतनी शॉक हो गई थी। मैंने कहा अब किसी भी जगह भीड़ होगी मैं उस जगह जाऊंगी ही नहीं, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो। मैं उस टाइप की इंसान नहीं हूँ कि सिर्फ मंदिर पे ही बिलीव रखती हूँ, मैं हर धर्म की चीज़ पे बिलीव रखती हूँ। बट मैं देखती हूँ कि आजकल भीड़ भक्कड़ में जाना बहुत अनसेफ हो गया है। चाहे आप हाँ। मंदिर में चले जाओ, आपके संग भीड़ में ही आदमी कहाँ टच कर देगा आपको। अच्छा लड़की हो चाहे लड़का, फील हो जाता है कि किसने हमें गलत तरीके से कहाँ टच किया है। बिल्कुल, तो ये बोलना कि भगवान का घर है उस चीज़ से डरो, वो वहाँ पर भी उस तरीके की गंदगी अब स्टार्ट हो गई है कि पेरेंट्स उस चीज़ को, जैसे कि अगर आज हम बोले महाकुंभ में हमें जाना है, मुझे पता है कि आज मैं महाकुंभ में जाऊंगी या कोई भी लड़की जाएगी जहाँ वो भीड़ में घुसी, उसके संग कुछ ना कुछ ऐसा वो लेके आएगी जो उसको मेंटली डिस्टर्ब करेगा। ये 99% चांसेस हो गए हैं। जैसे मैंने आपको ये विवेक ओबरॉय सर का बताया, इन्होंने बताया कि यहाँ से कुछ दूर जाके चाय, उन्होंने जब उस चीज़ को जाके देखा, उन्होंने देखा, बोलते वहाँ 10 साल की भी लड़की थी, 16 साल की भी लड़की थी, 14 साल की लड़की थी। उसको एक उन्होंने आइडियल बना के कि ये अब चीज़ मैं नहीं देख सकता या मैंने इनिशिएटिव लिया, तो उनने भी अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया ना, उन्होंने उस चीज़ को स्टार्ट किया। बात करना चाहिए उस चीज़ पे। तो मेन चीज़ सॉल्यूशन ये है कि हम उस चीज़ पे थोड़ा खुल के बात करें। टेलीविज़न पे कुछ रेप के केसेस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, पेरेंट्स बदल देते हैं। लड़की बैठी सामने, पेरेंट्स ने बदल दिया। जब निर्भया केस आया था हमारे टाइम में, हमें याद है, हमें वो खुल के सुनने नहीं दिया था। हमें पता ही नहीं पड़ा था कि Right. मुझे यही पता था कि उस टाइम अपन स्कूल में रहे थे, Right. फाइनल्स फेज ऑफ स्कूल था वो। राइट। तो मुझे यही पता था कि सिर्फ वो एक रेप हुआ है, ब्रूटल रेप हुआ है। मुझे ये नहीं पता था कि क्या क्या हुआ है। मैं जब स्कूल गया हूँ और उस चीज़ पर डिस्कशन हुआ है, क्योंकि विंटर ब्रेक्स लग गए थे, और जब स्कूल कंटिन्यू हुआ तब पता चला कि कितना ब्रूटली हुआ है। वो रॉड यूज़ हुई है, फॉरेन ऑब्जेक्ट को उसके जेनिटल्स में इंसर्ट किया गया, और मतलब ब्रूटैलिटी की हद शायद वहाँ से शुरू हुई थी कि अब जितने ब्रूटल रेप केस देखने को मिलते हैं या ब्रूटैलिटी देखने को मिलती है, वो शुरुआत थी उस लड़की के साथ जो हुआ था। तब से शायद ये समझ में आने लगा कि हाँ, कितनी अनसेफ है ये दुनिया, एक लड़की के लिए भी, बच्ची के लिए भी और इन्फेंट्स के लिए। इवन जिन ऑफिसर ने, एक फीमेल ऑफिसर ने उस केस को सॉल्व किया था, उनसे रिलेटेड पूरी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है, दिल्ली क्राइम्स। उसमें ये दिखाया गया है कि वो खुद ऑफिसर अपनी बच्ची से इस चीज़ को क्लियर करके बात नहीं कर पा रही थी। मतलब जब ऑफिसर लेवल पे आने में उनको तो कितनी हाईली ट्रेनिंग मिलती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल। जब उनने इस केस को देखा था, वो अपनी बच्ची से उस चीज़ को खुल के बात नहीं कर पा रही थी। उनकी बच्ची को पब्लिक मीडिया के थ्रू पता लगा था कि कुछ ऐसा हुआ है, और जब उनने अपनी मदर पे क्वेश्चन बैक पुट अप करा था तो उनकी मदर आंसरेबल नहीं हो पा रही थी कि इस चीज़ का हम क्या आंसर करें, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटी तो छोड़ो, ये तो सारे हैवानियत जिस चीज़ को हम बोलते हैं उसकी भी परिभाषा पार कर चुकी है। हमने बच्चों को ये तो बता दिया है, स्कूल में आपके यहाँ भी चलता होगा ट्रेनिंग में, राइट, गुड टच और गुड टच बैड टच, राइट। लेकिन हमने गुड टच बैड टच को, जो अब ये स्टार्ट हुआ है स्कूल में, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है गुड टच बैड टच को, अब हम अकेला थ्योरी बेस पे अनिकेत नहीं समझाते। हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे से स्क्रिप्ट में या छोटे से शो में या हम कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके थ्रू बच्चे को रियलिटी, एक जो हम प्रैक्टिकलिटी के साथ उस शो को जैसे दिखा पाएँ कि देखिए ऐसा होता है या ऐसा होता है। इवन अब हम कोशिश करते हैं कि हम कोई अगर छोटा सा एक, मान लीजिए, शो ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, टीचर्स उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, हम कोशिश करते हैं पेरेंट्स भी उसमें आए, क्योंकि उसमें हम अकेला भारी लोगों से डर नहीं दिखाते हैं, हम घर के लेवल पे भी जो डर है बच्चे के साथ वो भी दिखाते हैं। एक पिक्चर आई थी अभी OMG 2,
हाँ। ओ माय गॉड 2, उसमें पंकज त्रिपाठी के साथ जब आपने देखा था, एक छोटी सी बच्ची है उसमें दिखाई गई है, वो बताती है अपने बाबा को कि मेरे मामा ने मुझे लिप पे टच किया, हाँ। ऐसे टच किया, वैसे टच किया। अच्छा, उस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि उनके दादाजी उस चीज़ को समझ गए। नॉर्मली आप घर में ये बात बताओगे तो ये बोला जाएगा अरे वो तो प्यार करते हैं, वो तो आपसे प्यार है, वो तो आपको, आप तो उनके लिए छोटे से हो, वो तो आपको लाड़ करते हैं। ये लाड़ नहीं होता है निकेत। आप किसी भी बच्चे को, मतलब पेरेंट्स को सबसे पहले ये श्योरिटी रखनी चाहिए कि जब तक बच्चा आपका एक मैच्योर स्टेट में ना आ जाए, आप अपने बच्चे को रिलेशनशिप के नाम पे किसी के साथ नहीं छोड़ सकते, किसी के यहाँ नहीं छोड़ सकते। मदर का, फादर का बच्चे के साथ एक पर्टिकुलर एज तक रहना, और रहने का मतलब एक एक चीज़, एक एक एक्टिविटी में उसके साथ रहना, वो बहुत नीडेड है आजकल। नॉट इवन गर्ल, नॉट इवन बॉय। मेरे राज शमानी का मैंने पॉडकास्ट देखा और उसमें ये बोला गुड टच बैड टच की तो ट्रेनिंग हर स्कूल में अब होने लगी है, राइट। लेकिन एक चीज़ है जो और सिखाना चाहिए, वो है गुड सी और बैड सी। गुड सी एंड बैड सी, कि आदमी की नज़रें कहाँ है, ये भी बच्चों को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो मुझे गलत नज़र से देख रहा है, ये गलत है। बच्चे को गोदी में बिठा के आपने अपने फ़ोन में दिखा दिया, या कुछ ऐसा न्यूडिटी से रिलेटेड उसको दिखा दिया, या उसकी गलत चली गई नज़र, भी गलत चली गई, उस चीज़ की भी उसे ट्रेनिंग होनी चाहिए। गुड टच बैड टच तो है ही, बट गुड सी बैड सी भी ट्रेनिंग होना चाहिए। क्या मानती हो ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो गुड टच बैड टच की जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं ना अनिकेत, उसमें ये सारी चीज़ें आजकल हम कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें हमें और केसेस के थ्रू पता चल रही हैं कि ये भी चीज़ हो सकती है, जैसे जैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं, समझ में आता जा रहा है कि इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, स्कूल उसको अपने करिकुलम में लाने का स्टार्ट कर रहा है। एक मुंबई बेस्ड एनजीओ है अर्पण, उन्होंने बहुत अच्छी स्टार्टिंग चीज़ करी थी। उन्होंने सारे स्कूल्स के लिए गुड टच बैड टच का खुद से एक करिकुलम बनाया है कि आप इसके, और वो उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, आप इसको अपने स्कूल में सिखाइए। तो जैसे प्राइवेट स्कूल्स में ऑलरेडी बहुत फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, हम बड़े से बड़े लोगों को हायर कर सकते हैं, चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल के लिए उनने बनाया है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आज की डेट में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। वहाँ हर स्कूल में आपको गुड टच बैड टच नहीं सिखाया जाएगा। बहुत मिनिमम से मिनिमम स्कूल्स होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पर गवर्नमेंट स्कूल में ध्यान देते हैं। उनने मेनली गवर्नमेंट स्कूल के लिए करिकुलम बनाया है कि वहाँ भी बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए। वहाँ के टीचर्स उनके करिकुलम को देख के वो चीज़ फॉरवर्ड करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें कवर वो करवाते हैं। बट एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? एजुकेशन स्टार्ट होती है कि पहले हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। पहले अभी ये भी चीज़ स्टार्ट हुई है कि हम लोगों के पास पेरेंट्स के लिए आज सोसाइटी में डॉक्टर काउंसलर्स हैं, जो कि बच्चे की बर्थ से लेकर पेरेंट्स को हर चीज़ के लिए आजकल गाइड कर रहे हैं, और पेरेंट्स उनके पास जा रहे हैं। पहले नहीं जाते थे, पहले हमारे बड़े दादा बड़ी दादी, लेकिन जब से न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि एक न्यूक्लियर फैमिली सेटअप का एक जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम चीज़ें कहाँ से सीखें। जब तक हमारे बड़े दादा दादी थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स को सिखाई हैं कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। जब से बड़ों की गाइडेंस गई है ऊपर से, और न्यूक्लियर फैमिली की तरफ एक अपना दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, उस तरफ जहाँ से सोसाइटी मोल्ड हो रही है, तो पेरेंट्स के लिए ऑलरेडी काउंसलर्स हैं आजकल, छोटी छोटी चीज़ों पे जो गाइड करते हैं। लेकिन पेरेंट्स उनके पास जाना पसंद करते हैं कि नहीं करते, वही सोशल स्टिग्मा की जो मैं आपसे बात कर रही थी कि अच्छा आज मतलब हमें कोई सिखाएगा कि ये कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो काउंसलर्स होती हैं, उनको मैंने खुद देखा है, बात भी करी है उनसे, वो पेरेंट्स को एक एक चीज़ के लिए गाइड करती हैं। और सबसे पहली चीज़ वो जो ये सिखाती हैं जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, कि आप जब तक आपका बच्चा एक मैच्योर स्टेज में नहीं आ जाता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 11 to 12 ईयर्स की एज तक नहीं अटेंड कर लेता मिनिमम, आप अपने बच्चे को किसी के यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अपनी गाइडेंस से दूर नहीं हटाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको, जो मैंने बोला आपको निगलेक्ट करना, आप निगलेक्ट नहीं करेंगे। एक बार को आप अपनी जॉब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। प्रोफेशनल गोल्स आर टेम्परेरी, इट कैन बी अटेम्प्टेड टुमारो, बट पर्सनल लॉस इज परमानेंट। राइट। जॉब के चक्कर में पैसा, ऐसा नहीं कि जॉब मत करो यार, पेट नहीं भरेगा तो पालेंगे क्या, कौन से बच्चे पाल लेंगे। जॉब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जॉब फिर मिल सकती है यार। कोविड, अभी 5 साल हुए कोविड को गए हुए, कई मैनेजर लेवल ने जिनकी
1-1 1.5 लाख तनख्वाह हुआ करती थी, गई है। ठीक है, उनकी जॉब गई, लेकिन आज वो फिर से कमा रहे हैं उसी लेवल पर, ठीक है। उस समय ये लगा होगा कि अब क्या होगा, बट यार जो उस जॉब के चक्कर में आपने खो दिया ना उस खो बच्चे का दिया। भरोसा, उस बच्चे का भरोसा वो हमेशा के लिए खो दिया है अब आपने। अब आप उसे नहीं भर सकते, नहीं भर कभी। सकते। क्योंकि वो बच्चा कभी ना कभी तो फूटेगा और ये बोलेगा कि जब मुझे उस टाइम पे आपकी नीड थी आप नहीं थे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं बैड पेरेंटिंग में भी बोलूँगा कि आप बहुत ऐसा पैसा कमा रहे हो, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें ज़रूरत सारी दे रहे हो। एक लैपटॉप चाहिए 2 दे दिए, फ़ोन चाहिए iPhone 16 Pro दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। वो भी शायद बैड पेरेंटिंग का एक ज़रिया है, ठीक है, कि ओवर पैम्पर्ड कर देना अपने बच्चे को। रिसेंटली मैंने कल परसों में एक रील देखी, एक डॉक्टर थे, वो ये बता रहे थे पेरेंटिंग के ऊपर कि बच्चा बहुत चीज़ें बच्चा क्या होता है, लर्निंग फेज होती है, सीख रहा होता है। ये मिस्टर सुनील भल्ला ने भी बोला था कि बच्चा लर्निंग फेज में जी रहा होता है। वो जो सीखेगा, तुमने बोला कि पापा को मारो, वो मार रहा है ना, ये कर रहा है। अब उस बच्चे को जब वैक्सीन लगवाने की बारी है, 7-8 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को मारता है, नहीं वो घूसा मार रहा है, पिताजी में लात मार रहा है, और हम उसको प्यार समझते हैं, ये और प्यार हम करने देते हैं। ये प्यार नहीं है, आगे आपके लिए तकलीफ हो जाएगी कि बाप की क्या इज्जत होती थी, माँ की क्या इज्जत होती है। ये बच्चे को समझना चाहिए। इसको ओवर पैम्पर करके आप बच्चे को बिगाड़ ही रहे हो, ठीक है। एग्रेसिव हो जाएगा आगे चल के, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। अनिकेत, जो आपने भी कोविड की बात करी, रिसेंटली जो हमारे पॉक्सो एक्ट के थ्रू चलता है हमारा, इसमें जो स्टैट्स निकले थे कोविड के टाइम पे बताया गया कि 1,65,000 पॉक्सो एक्ट के अंदर बच्चों के कंप्लेंट्स आए हैं, मेनली कोविड के टाइम पे। घर में ही थे ना सब। कोविड के टाइम पे क्यों आए हैं? अभी तो आप कह रहे हो बाहर वालों से खतरा है, कोविड के टाइम पे मेनली तो आदमी घर में ही रिसाइड कर रहा था। मैं इस बात को थोड़ा सा काउंटर करूँगा। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप इत्तेफाक रखो मेरी बात से कि नहीं रखा, बाहर वालों से ज़्यादा खतरा अंदर वालों से है। मैं इस बात से बिल्कुल आपकी इत्तेफाक रख रही हूँ। बाहर वाला चलते फिरते कभी अटेम्प्ट नहीं करेगा कि वो जानता है कि पब्लिक मारेगी। अगर किसी एक ने सुन लिया, 100 लोग हैं, 100 लोग में से 10 तो हाथ छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अंदर वाला बच्चा क्या करेगा? वो किसकी हेल्प लेगा? कर दे तो बहुत बड़ी दिक्कत। पड़ोसी के पास जाएगा, पड़ोसी बोलेगा तुम्हारा मैटर। यही जो चीज़ें हम केसेस कभी कभी बच्चों के सुनते हैं, तो बच्चे हमें आके बताते हैं कि मैम हमने ये चीज़ अपनी मदर को बताई थी, हमने ये चीज़ अपने फादर को बताई। क्या होता है अनिकेत, बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक बार को इन चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस से रिलेटेड अगर कोई घटना उसके संग होती है किसी भी फॉर्म में, बच्चा पापा को बताने से थोड़ा सा एक बार को हिचकता है, लेकिन मदर के पास जाके या दादाजी के पास जाके वो चीज़ें बोलता है। अगर मान लीजिए दादाजी ही नहीं है घर में, जैसे मैंने आपको बोला कि आज ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, मदर से बोल रहा है आके, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में मैंने ये रिप्लाई सुने कि मदर ये बोलती हैं, उस बात को वहीं दबा देती हैं, ये किसी से बोलना मत, ये किसी से बोलना नहीं। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका खुद का बच्चा 2 थप्पड़ खाने पड़ जाते हैं, जिसको आपने जन्म दिया है, आप उसकी बात पे ट्रस्ट ना करते हुए, अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस पर उनको समझ में सब आ रहा है कि हाँ हुआ है और कुछ दिक्कत हुई है। पेरेंट्स इस तरीके से उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो बच्चे के माइंड में वो मेमोरी परमानेंट बस गई है, आपके वो मेमोरी हटी नहीं है दिमाग से। बच्चे ने एक बार जो चीज़ अनिकेत 9-10 ईयर्स के बाद बच्चे ने कोई चीज़ फेस कर ली, वो मेमोरी वो लाइफ टाइम लेके चलेगा। उस मेमोरी के बेसिस पे अगर उसके संग चाइल्ड अब्यूज़ किसी भी फॉर्म में हुआ है, वो उसका इम्पैक्ट हर जगह सोसाइटी में उसके बिहेवियर में दिखेगा। उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाएंगे, उसका आने वाले करियर में इश्यूज़ होंगे, उसकी जो आने वाली मैरिज लाइफ है उसमें उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। वो अपने पार्टनर को, अपोजिट जेंडर वाले पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करेगा, उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिकॉल होंगी, याद आएंगी। उसका इम्पैक्ट कितना लॉन्ग टाइम जा सकता है वो पेरेंट्स नहीं सोचते। पेरेंट्स इवन ये तक करते हैं कि अगर किसी रिलेटिव ने आके किसी बच्चे के संग गलत कर दिया और मदर को पता लग गया कि गलत किया है, तो कुछ एक्शन तो लेंगे नहीं, वो तो लेंगे ही नहीं। आने वाले टाइम में अगर वो फंक्शंस होंगे घर में, वहाँ भी अपने बच्चे को ले जाएंगे, उनके सामने नमस्ते करवाएंगे, ये जानते हुए कि बच्चे के दिमाग में उस चीज़ का क्या पड़ता जा रहा है इम्पैक्ट, या क्या होता जा रहा है। वो बच्चा उस आदमी को फेस कर रहा है जिस आदमी से उसको पता है कि उसको क्या गलत तरीके से फीलिंग आई है या टच किया है।
पेरेंट्स उस चीज़ की गहराई को कभी नाप ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बच्चे के आने वाले 40 से 50 साल इस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से पूरे इम्पैक्ट हो सकते हैं, हर एक फील्ड इम्पैक्ट हो सकती है उनकी। ट्रॉमा तो कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता, क्योंकि मेमोरी ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि आपने सिलेक्ट ऑल किया और इरेज कर दिया। राइट, ये हमेशा कहीं ना कहीं अटकी रहती है। ऐसा लगता है यार कि जो ये चीज़ कर रहा है, मैं एक क्रिमिनल के लिए बोल रहा हूँ कि मैं उनको क्रिमिनल ही बोलता हूँ, क्रिमिनल है, चाहे वो चाचा ताऊ मामा मामी चाचा चाची कोई भी हो या कोई बाहर वाला हो, वो क्रिमिनल ही है। राइट। क्रिमिनल के दिमाग में क्या या एडल्ट्री उस समय इतनी ज़्यादा भरी होती है कि वो समझ ही नहीं पा रहा होता। ये भी तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है अनिकेत। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बट ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आजकल ट्रिगर इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ थिंग्स इतनी ज़्यादा हैं। चाहे मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा आप अगर एडवांटेज मान रहे हो सोशल मीडिया को, तो सोशल मीडिया ही हमारे लिए आज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो चुका है। इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इवन जैसे कि पॉक्सो में मैंने आपको बताया बच्चों की पोर्नोग्राफी के लिए एक्ट्स भी हैं कि अगर आप किसी बच्चे को फोर्स कर रहे हो। एक रिपोर्ट सुनी थी मैंने, उसमें ये बताया गया था कि आजकल लोग बाग इस चीज़ को तक सर्च कर रहे हैं, रेप ऑफ 6 ईयर ओल्ड गर्ल MMS। ये अवेलेबल है, इसको क्यों नहीं वहाँ से परमानेंटली रिमूव किया जा रहा है? बच्चों के यूट्यूब पे अजीब तरीके के वीडियोस जो मतलब नहीं दिखाने चाहिए वो अवेलेबल हैं। मूवीज़ के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, वो अवेलेबल हैं। अभी मुझे एक मूवी का एक्चुअली में नाम याद नहीं आ रहा है, रिसेंटली वो मूवी रिलीज़ हुई है, उसमें दिखाया जाता है एक 50 साल का आदमी, उसको एक 10 साल की लड़की से प्यार होता है। कैसे मतलब इस मूवी को आपने सेंसरशिप ने साइन कर दिया। सेंसरशिप आजकल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें साइन कर रही हैं जो विजुअली दिखती हैं ना जब बच्चों को। आजकल वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स इनका ज़माना है, तो जब ये चीज़ें दिखती हैं या कोई किसी भी एज का आदमी देखता है, उसके दिमाग पे उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। हम इंडियंस पे टेलीविज़न का सबसे ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। हम अपने टाइम में क्या देखते थे, हमें क्या अवेलेबल था? हम कार्टून देखते थे, टेलीविज़न सीरियल्स देखते थे, डेली सोप देखते थे, उतना ही इम्पैक्ट जिसमें फैमिली वैल्यूज होती थी। बस आप कितना भी मजाक उड़ा लो उन डेली सोप्स का, लेकिन उसमें फैमिली वैल्यूज होती थी। रिश्तों को समझाया जाता था कि रिश्ते भी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या मायने रखते हैं, क्या रिश्ते रखते हैं। बट आज के टाइम पे कुछ भी आ रहा है, ये बात तो सही है। मैं आपको बात बताऊं, जब कॉलेज टाइम में हम लोगों ने एंट्री ली थी तो हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, उसको ये जो मूवीज़ रहती हैं अपनी, ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे हो गई, जो एडल्ट मूवी रहती हैं, अगर आपने ये मूवी कभी देखी नहीं ना तो आपको बुली किया जाएगा। हाँ, आपका मजाक, अरे तुमने ये भी नहीं देखा, अरे तुम कितनी पीछे हो। मतलब उसने वो मूवी नहीं देखी तो पीछे हो गई, लेकिन आपने वो मूवी देख ली तो आप आगे हो गए। ये कौन से तरीके के थॉट्स हैं? क्योंकि स्टिग्मा हमेशा शायद हिंदुस्तान का ऐसा रहा ना कि यहाँ पे सेक्स को एक ऐसा टैबू मान लिया गया जिसके बारे में कभी बात कर भी लिया तो शायद वो किसी मर्डर से ज्यादा बड़ा पाप हो जाएगा। क्योंकि यार ये एक वो प्रोसेस है। स्टिग्मा भी तो यही होता था कि एक लड़की को 18 साल तक आपने इस चीज़ के बारे में ना बातचीत करने दी, ना उसे कोई चीज़ शेयर करने दी। 18 साल में उस लड़की की शादी कर दी और 18 साल में 19-20 की हो पाई। 20 में आप एक्सपेक्ट करने लगे कि यार बच्चा कब दे रही हो, बच्चा कब दे रही हो, हमें पोते का मुंह कब दिखा रही हो, हमें नाती का मुंह कब दिखा रही हो। बच्चा कैसे होगा? कोई डाउनलोड तो होगा नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस से होगा जैसे सेक्स बोला जाता है, ठीक है, लेकिन आपने उसे कभी पढ़ाया ही नहीं। राइट। वो आदमी जो उस लड़की को ब्याह कर लेकर गया है, वो जब ऐसा कुछ करता है तो वो लड़की के अंदर भी एक ट्रॉमा होता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाती है और उसको एज से पहले वो मतलब 25 एज की लड़की 40 एज की लाइफ जीने लगती है। बिल्कुल। बट उससे क्या होता है अनिकेत, भले आप यंग एज में ये चीज़ें कर ज़रूर दो, बच्चे की भी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ता है। इवन मदर्स आजकल उस चीज़ को लेके इरिटेटेड रहती हैं, घर में वाद विवाद होते हैं, पीस डिस्टर्ब होता है। लेकिन वही है कि हम जो गलतियां करते जा रहे हैं अपने सोसाइटी में रह के, उस चीज़ को हम काउंटर करना ही नहीं चाहते। पूरे पॉडकास्ट के जिस्ट को अगर मैं एक चीज़ मैं सिकोड़ूं कि इस बारे में अपने बच्चों से
बच्चों को छुपाओ नहीं, बताओ। तब जाके आप कोई एक अच्छी लाइफ को वो जी सकते हैं। अगर हम ये बता देंगे कि हाँ टैबू ह्यूमन बिहेवियर है, करने का मन करता है, राइट, कि चीज मना कैसे करी, मना अब तो ये कैसे करके करी, देखना अब ये पड़ेगा करके। कि होता क्या है। राइट, ठीक है, म्यूचुअल डिस्कशन में कि हाँ टैबू ना बनाओ, ये बोलो कि हाँ ये होता है। राइट, तो वो पॉर्न एडिक्शन जो होता है बच्चों का या किसी का भी, वो शायद उतना नहीं मैटर करेगा ही करेगा ही नहीं। नहीं। वही है, खुल के बात करो, खुल के बात करना बहुत जरूरी और है। इस उनको बार अपने जो वैल्यूज है उनको सुनाने की जगह मुझे लगता है कि आजकल ये चीज़ भी आनी चाहिए कि पेरेंट्स, जो भी बच्चा अपने फ्रेंड्स में रह के या किसी से भी रह के बात करता है, पेरेंट्स का हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर क्या है, वो रोल तो बताते हैं कि कंसिडर मी एज योर फ्रेंड, बट जब आप उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करने लगते हो ना अनिकेत, तब वो पेरेंट बन जाते तब वो पेरेंट बन जाते हैं। तो फिर उनको सुननी नहीं है कि भैया बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। अब पेरेंट्स का क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, आज मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, अरे पता है मुझे वो लोग बुली कर रहे थे, इसलिए बुली कर रहे थे क्योंकि मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, अरे पता है मुझे वो लोग ऐसा कह रहे थे। पेरेंट्स उस चीज़ को नॉर्मली सुनने लगे ना, तो बच्चा बाहर वालों से आ जाके पेरेंट्स से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कोई नहीं होता, उन्हीं को सब बातें बताने लगे, लेकिन बच्चा बताना ही नहीं चाह रहा है। मतलब ये ना बताएं बच्चे को कि उस लड़के से बात मत करना, मत करो, ये मत बोलो कि उस लड़के से बात मत करना, Right. ये बोलो कि वो लड़का तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है, खुल के बोलो। खुल के बोलो, क्योंकि अभी एमिटी से शायद ग्रेजुएशन किया है, Right, पोस्ट ग्रेजुएशन एमिटी से किया है, नहीं ग्रेजुएशन एमिटी से किया है। एमिटी का ही अभी एक केस सुना होगा, पार्किंग लॉट में फ्रेंड नहीं, राइट, जो लड़की थी उस लड़की की दूसरी फ्रेंड ने ही एक लड़के को बुला के और पार्किंग लॉट में ही उसका रेप करवा दिया। राइट, ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा कि हाँ लड़का खतरा है, पता है, एक गैर खतरा है, पता है, लेकिन वो खतरा किस टाइप का है, वो क्या कर सकता है, ये खुल के बताना जरूरी है। बंदूक चलाओगे, गोली लगेगी, मर जाओगे, लेकिन मरने के टाइम पे वो दर्द कितना होगा, वो किस प्रेशर से खून निकलेगा और कितना दर्द होता है, ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कितना ब्रूटलिटी होती है। ये अगर ब्रूटलिटी को छुपा दिया तो कल को आप ही भुगतोगे। राइट, किसी का हुआ है या चाइल्ड अब्यूज किसी का हुआ है, ठीक है, अब हो तो गया, लेकिन उस चीज को अब उनको विक्टिम को सपोर्ट कैसे दें? विक्टिम को सपोर्ट करना ही मतलब मुझे लगता है सबसे डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है निकेत, क्योंकि वो उस ऐसी पोजीशन में रहता है। देखिए, एक रहता है, आपने पेनिट्रेटिव सुना होगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। आजकल के केसेस आ रहे हैं एग्रेसिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वो शायद की भी वजह से आ रहे हैं। जो ये पॉक्सो में है, ये सेक्शन 4 और 6 में आता है। जो मुझे आज तक पता था कि जो मैंने पॉक्सो के बारे में पहले पढ़ा था कि पॉक्सो में ये था कि हाँ, अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, पॉक्सो में पहले डेथ पेनल्टी नहीं थी, उसको इतना मतलब उस लेवल पे नहीं ले गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल को सज़ा या उम्र कैद की सज़ा क्राइम को देखते हुए। सडनली 2019 में डेथ पेनल्टी इंक्लूड की गई। केसेस इतने ज़्यादा बढ़े, और केसेस किसके बढ़े? एग्रेसिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के, मतलब ब्रूचली उस चीज़ को करना दर्दनाक तरीके से या किसी भी माध्यम से आप मानो जो कि नेचुरल नहीं है, बच्चे का उस थ्रू जाना। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें ये बताया था कि इंडियंस में एक स्टिग्मा हो गया सेक्स को लेके। राइट, उन्हें ये लगता है कि इज द सेक्स, ऐसा उनके साथ ब्रूटली बॉन्डेज है या बहुत ब्रूटल होके आप वो चीज कर रहे हो, वो ही नेचुरल वो नेचुरल है, जबकि वो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो रियल इंडस्ट्री है, वो अपने एक एंटरटेनमेंट के लिए भी काम कर रही है, बट इंडियंस को ये लगता है कि 30 मिनट तक एक लंबा और ब्रूटल इंसानी बॉडी बैंड बज जाती है। यही चीज़ जब जो आपने मुझसे पूछा कि कोई इस चीज़ का विक्टिम है तो आप उस चीज़ को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। देखिए अनिकेत, मेरे हिसाब से जिस फील्ड में मैं हूँ, हम लोग बेस्ट ये करते हैं कोशिश कि हम लोग पेरेंट्स को बुलाएं, उनको समझाएं, क्योंकि पेरेंट्स का ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चे के संग ये हो गया है। पेरेंट्स ये चीज़ एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते।
एक होता है सेक्सुअल असॉल्ट जो आप बोल रहे हो केसेस में आ जाता है, लेकिन जो माइनस बच्चा जो सेक्सुअल असॉल्ट झेलता है, जैसे किसी ने टच कर दिया, किसी ने किसी के ब्रेस्ट पे हाथ मार दिया, किसी ने किसी के बूट्स पे हाथ मार दिया, ये भी अब्यूज़ के फॉर्म में आता है। बच्चा अगर हमें बता रहा है आके और उसके माइंड पे हमें दिख रहा है उस चीज़ का कैसा इम्पैक्ट पड़ा, पेरेंट्स को हम समझाना चाह रहे हैं, पेरेंट्स उस चीज़ को उस तरीके से समझना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप उनसे खुल के बात करोगे भी ना कि आपके बच्चे के संग ये हुआ है, वो एक आपको ऐसा रिएक्शन देंगे कि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है, बट एक्चुअली उनको सब समझ में आ रहा है। वही टैबू वाली बात हो गई, उन्हें वो चीज़ समझनी नहीं। तो पेरेंट्स को पहले हम कोशिश करते हैं कि उन्हें समझाएं कि देखिए आपका बच्चा इस चीज़ से गुजर रहा है। सेकेंडली, अगर पेरेंट्स कोई वर्किंग में है तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि खासकर मदर कुछ टाइम के लिए अपना वर्क रोक के बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दें, बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करे, इमोशनली बच्चे को स्ट्रॉन्ग करे, बच्चे की काउंसलिंग सेशंस हों, क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू ही हम किसी विक्टिम को सही कर सकते हैं। आप उसके दर्द को नहीं हटा सकते, ये आप लिख के रख लीजिए। और आप इस चीज़ का भी एक मिथ मान लीजिए कि उसकी मेमोरी वो दिमाग से कभी जाएगी, आप कभी उस मेमोरी को नहीं हटा सकते, आप कितनी भी काउंसलिंग करो। बट हाँ, आप ये कर सकते हो, एक इमोशनल सपोर्ट दे के, एक उसको डेली बेसिस पे काउंसलिंग करके और ऐसे लोगों का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके जहाँ वो सेफ़ एक्चुअली फील करें। सेफ़ ऐसा नहीं कि हर किसी के संग, जिन भी लोगों के संग वो सेफ़ फील कर रहा है उनके संग ज़्यादातर टाइम स्पेंड करके, उससे उन चीज़ों के बारे में बात करके आप उसको सोसाइटी में रहने लायक तो एक खड़ा कर देते हो। वरना ऐसे विक्टिम्स एक टाइम पे जाके उस तरीके की डिप्रेशन फेज़ में चले जाते हैं कि सोसाइटी में नॉर्मली रिएक्शंस देना, चलना फिरना या सोसाइटी में बैठना उठना, ये तक कई बच्चों का बंद हो जाता है। आपने कभी सुना होगा कि बच्चे आजकल सिंगल रूम की डिमांड कर रहे हैं। हाँ। पहले नहीं था। पहले ये होता था माँ बाप के बीच में ही सो रहे हैं। हाँ। अब ये हो गया है कि हमको खुद का रूम चाहिए। किस लिए चाहिए आपको खुद का रूम? देखिए, आप इस चीज़ को इससे कंपेयर नहीं कर सकते कि प्राइवेसी इज़ माई राइट, आई शुड गेट इट। प्राइवेसी इज़ योर राइट, गलत नहीं है, आपको प्राइवेट स्पेस मिलनी चाहिए। ये प्राइवेट स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत चल गया है, मेरी प्राइवेट स्पेस में आप कौन होते हो कीजिए, इंटरफेयर करने वाले। बच्चे ने अपना कमरा बना लिया, बच्चा कमरे में कुछ भी कर रहा है, पेरेंट्स को अता पता भी नहीं है। लेकिन क्या अगर कहीं आते हैं, और ये चीज़ कैसे आई है? ये चीज़ ऐसे आई है कि पेरेंट्स ने खुद अपने बच्चों को ये लग्जरी देना स्टार्ट करी है। मेरे बच्चे का ब्लू कलर का रूम होना चाहिए, मेरे बच्चे का पिंक कलर का रूम होना चाहिए, मेरे बच्चे के रूम में सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये एक टाइम के बाद होना चाहिए। मेरी एक बात हुई थी, मैं ऐसे ही पेरेंट्स से मिला था रैंडमली, एंड वो यूएस रिटर्न है। उन्होंने ये बोला कि हमने सब यूएस कल्चर पे ही अपनाया हुआ है, बच्चे को प्राइवेट रूम भी दिया हुआ है, सब किया हुआ है। और वो मुझे ट्रेट अच्छा लगा कि हर इंडियन को ये करना चाहिए इस एज तक, ठीक है, कि हमने उसे प्राइवेट रूम दिया हुआ है, उसका पर्सनल लैपटॉप है, उसका पर्सनल फ़ोन है, सब कुछ है, हमने सारी सुविधाएं दी हुई हैं। हाँ, लेकिन उसके प्राइवेट रूम में हमने डोर नहीं लगाया। That's nice. ना कर्टेन है, ये चीज़ सही। फ़ोन दिया हुआ है, हमने उसे एंड्रॉयड नहीं दिया हुआ। इस एज में, इस सेलुलर एज में हमने उसे एंड्रॉयड नहीं दिया हुआ। लैपटॉप दिया हुआ है, लेकिन बहुत लिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन भी दिया हुआ है। मतलब पर्क्स दे रखे हैं, लेकिन पर्क्स के साथ साथ लिमिटेशन लगा रखी है। और वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि हाँ, रूम है, दरवाज़ा नहीं है, right. फ़ोन है, फ़ोन जिसलिए होता है वो रहेगा, ठीक है, सिर्फ कॉलिंग के लिए है, एंड्रॉयड नहीं दिया हुआ। और वो चीज़ मुझे लगा कि हाँ, ये एक गुड पेरेंटिंग का बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, बहुत अच्छा कि आपने बच्चे की जिद पूरी कर दी। हाँ? और साथ में एक जो पेरेंट का नेग्लिजेंस रह जाता है, वो भी आपने उस चीज़ को बचा लिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस बच्चे ने उस चीज़ का विरोध नहीं किया, विरोध किया कि फिर मतलब क्या है, बोले ठीक है बेटा लगवा लो आज दरवाज़ा अपने रूम में, फिर हम 24 घंटे सर्विलेंस रखेंगे तुम्हारे ऊपर, पूरे टाइम सर्विलेंस रहेगा कि तुम कर क्या रहे हो। फिर ये मत बोलना कि हमारी प्राइवेसी में आप इंट्रूजन कैसे कर रहे हो, घुसपैठ कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जो है, जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। जिस दिन 18 और 21 के हो गए उस दिन तुम्हारी आज़ादी, राइट। और ये मुझे, और ऐसा नहीं है कि वो कोई लड़की थी, उनका वो बेटा है,
और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ यूएस रिटर्न है, उन्होंने कहा यूएस वाला कल्चर अपनाया हो, वैल्यूज़ हमारी इंडियन है, हिंदुस्तानी। राइट। तो वो रूट से जुड़े हुए ये कहीं ना कहीं उस बच्चे को आगे चल के फ़ायदा देगा, क्योंकि अपन भी 90s किड है, ठीक है, हमें ये पता है कि कल को हमें किसी के साथ ये होता है तो हमें उसे संभालना है, उसका मज़ा नहीं लेना है, ठीक है, उसको बुली नहीं करना है। Right. शायद ये हमारी जनरेशन ही एक लास्ट जनरेशन ऐसी है, एडेप्टिव जनरेशन, जो इस चीज़ को समझती है वैल्यूज़ क्या होती है। राइट। ठीक है, कि हाउ टू बी अ गुड पेरेंट हमें भी पता है कि हम पेरेंट कैसे बन सकते हैं, लास्ट जनरेशन हमें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूज़ से जुड़कर हमने वो काम किए हैं, हमें ये भी पता है कि क्या गलत है क्या सही। राइट। ठीक है, हम ये समझा सकते हैं व्हाट इज़ गुड टच, बैड टच, गुड सी बैड सी, टैबू क्या है, टैबू क्या नहीं है, और टैबू की क्या हद होनी चाहिए। राइट। ये हमें पता चल रही है। लेकिन क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, स्कूलिंग हमारी अच्छी हुई है, हायर एजुकेशन हमारी अच्छी हुई है, सबसे बड़ी बात है अनिकेत कि हम जॉइंट से न्यूक्लियर में आए हैं, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन मैंने पर्सनली देखा है उस चीज़ को, क्योंकि मैं इंदौर में कोर मीडिया में भी मैंने इंटर्नशिप की है, क्राइम बीट में, एंड जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं ना, ये हम जितना डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने ये सारे केसेस उसी के अराउंड होते हुए ज़्यादा देखे हैं। राइट। क्योंकि हमें तो पता है, हमारा शायद जैसा मैंने बोला कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई है, एक बच्ची मुश्किल से उम्र रही होगी 5 से 8 साल के बीच में, एंड हम लोग पहुँचे हैं क्योंकि हमारे पास टिप मिली है, हम MYH हॉस्पिटल पहुँचे हैं, वहाँ उस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, एंड शी वाज, जैसा आपने बताया, ब्लीडिंग। आपने शॉर्ट फिल्म देखी है, वो चीज़ मैंने रियल में देखी है। वो अपनी माँ से चिपक के रो रही है, उसे बोलना भी नहीं आ रहा है, एंड पुलिस हैंडकफ लगा के उसके सगे मामा को पकड़ी हुई है कि ही वॉज द एक्यूज्ड। ये चीज़ मैंने अपनी 6 महीने की इंटर्नशिप में जितने भी रेप और कुछ भी ऐसे रिलेटेड क्राइम, वो मैंने वहाँ देखे। उन झुग्गी झोपड़ी और हमसे जो निचली स्थिति पर है उन बस्तियों में। राइट। डोंट यू थिंक कि ये जो हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं या जो NGOs कर रहे हैं, स्कूल्स की जगह वहाँ एजुकेट करना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो वो चीज़ समझ में आ रही है अब, और शायद हम समझ भी गए हैं। राइट। ठीक है, अब उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है फ्री में, और इवन पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट को इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। राइट। देखिए अनिकेत, इसके लिए जो अभी तक मैं देखते आ रही हूँ कि अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे यूथ में इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जा रही है, और जो वाकई में सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग इस चीज़ के लिए स्टेप अब ले रहे हैं। जैसे हमारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है, इन्होंने ग्राम लेवल पे, ग्राम यानी कि रूरल लेवल पे और अर्बन लेवल पे अलग अलग छोटे छोटे विलेजेस बनाए हैं, जो बच्चों को इस चीज़ के लिए एजुकेट कर रहे हैं कि ये चाइल्ड अब्यूज़ क्या रहता है, कैसे आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, इसमें चिल्ड्रंस के एक्चुअल राइट क्या हैं। जैसे कुछ बच्चों को अपने राइट्स मुझे लगता है कि 14, 15, 16, 17 साल की उम्र तक भी नहीं पता होता। जैसे चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें बताया गया था कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा केसेस हुए थे। तो हो सकता है कि वहाँ पर इस चीज़ की एजुकेशन उस तरीके से नहीं सप्लाई की गई हो, लेकिन जो ये कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने स्टेप लिया, ये छोटे छोटे जो विलेजेस बना रहे हैं, इसमें ये चाइल्ड राइट्स के बारे में पहले बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं कि पहले आप ये समझो कि आपका राइट है क्या। क्राई फाउंडेशन है, चाइल्ड राइट्स एंड यू है, वो गवर्नमेंट को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सजेशंस देते हैं, इसी बेसिस पे देते हैं कि आजकल किस तरीके के केसेस आ रहे हैं, किस तरीके के केसेस बच्चे देख रहे हैं। एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वो 24/7 बच्चों के लिए खुला रहता है। उसमें बच्चे कभी भी अपनी कोई भी चीज़ है, जैसे काफ़ी सारे लोगों को, अब जैसे आपने देखा होगा वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1098, काफ़ी सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, लेकिन जब आप किसी से ऑन द स्पॉट पूछोगे ना कि आपको इसका नंबर पता है, हम बच्चों को ये नंबर तो याद करवाते हैं कि तुम्हें अपने पापा का नंबर याद होना चाहिए, मम्मी का नंबर याद,
उनको ये नंबर्स भी हमें याद करवाना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे हम स्कूल में बताते रहते हैं कि कभी आपको कुछ ज़रूरत हो, कुछ समस्या हो, 1098 डायल करो, 1098 डायल करो। क्योंकि अब आजकल हम जब देख रहे हैं कि बच्चों के पास अगर फ़ोन की फैसिलिटी पेरेंट्स ने इतनी फ्रीली प्रोवाइड कर ही रखी है, तो उसके क्या क्या यूज़ वो अपने राइट्स के लिए कर सकते हैं, वो पेरेंट्स को धीरे धीरे डिलीवर करना होगा। चाइल्ड हेल्पलाइन जो नंबर है, इसमें पर ईयर पे 50,000 केसेस, 50,000 ये वो हैं जो रजिस्टर हो रहे जो हैं। रजिस्टर्ड हो रहे हैं। UNICEF का कहना है कि काफ़ी सारे केसेस जितने रजिस्टर्ड होते हैं उससे दुगने तिगने अनरजिस्टर्ड हैं। हमें पता ही नहीं है, खासकर जो आपने बोला आंकड़ों में तो ऑब्वियसली आंकड़ों में तो वही आएंगे ना जो रजिस्टर हो पा रहे हैं। खासकर आपने जो बोला रूरल एरिया में, वो तो आप ये समझ लीजिए एक तरीके से अनरजिस्टर्ड ही है, वो रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो ये जो 50,000 केसेस हमारे आ रहे हैं, 50,000 केसेस भी बहुत बड़ा एक नंबर है अगर ये रजिस्टर्ड ही हुए हैं, और जो कि बच्चा फ़ोन करके रजिस्टर्ड कर रहा है। तो जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है वो क्या करें। आप ये सोचो ना, 50,000 हम नंबर में सोच रहे हैं, ये वो है बच्चे जिनके साथ हुआ है। राइट। ये 50,000 लोग आगे चल के 20 साल बाद उस ट्रॉमा में जी रहे होंगे। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, जिनने ये चीज़ें देखी कि 50,000 बच्चे नॉर्मली एक कंप्लेंट अपनी दे पा रहे हैं। रूरल एरिया में इतनी फैसिलिटीज़ आज भी नहीं है कि बच्चे ये सब चीज़ें बोल पाएँ। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको ये कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का बताया कि छोटे छोटे विलेज बजा रहे हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे नाटक करना, जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं, कि बच्चों को समझ में आए कि एक्चुअली दिक्कत क्या है, क्या हो रही है। जो आपने वो पॉइंट बोला था कि बच्चा बाहर तो फिर भी सेफ है, एक बार को चिल्ला सकता है, बोल सकता है, अंदर नहीं बोल सकता। अपनों के आगे बच्चे हारे हैं। भैया कॉर्पोरेट कल्चर की ले लेते हैं कि प्राइवेट जॉब में अगर किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, उसके लिए विशाखा गाइडलाइन 1997 वाली भी है, और उसके साथ पॉश एक्ट भी है। ठीक है, बच्चों के साथ पॉक्सो भी है। लेकिन घर में किसको रजिस्टर करेंगे? वहां तो HR को बोल देंगे। ठीक है, जिससे बोल रहा है एक बार में कार्रवाई होगी, आपकी नौकरी जाएगी, आप जेल जाओगे। घर में किसको बोले कि चाचा ने कर दिया, मामा ने कर दिया, फूफे ने कर दिया। और ये सुनने के लिए पेरेंट्स में उस चीज़ को एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए। और इंडियंस में ये चीज़ तो शायद है ड्रॉबैक कि एक्सेप्टेंस नहीं है। बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करते कि आपको साथ ये हो गया है, नहीं हुआ। ये एक्सेप्टेंस इंडियंस में कभी रहा ही नहीं है। अपने हथकंडे अपनाते रहते हैं, अपनी चीज़ें करते रहते हैं। मतलब उसमें ये नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक, जो मुझे रिसेंटली एक चीज़ याद आई थी, मैं कभी उस चीज़ के बारे में अब सोचती हूँ, उस टाइम वो चीज़ इतनी समझ में नहीं। जब मैं बैचलर्स की डिग्री कर रही थी ना अनिकेत, तो उधर है ना एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते ना जो काफ़ी लाउड होते हैं, बुली करते हैं। वो एनवायरनमेंट में मुझे एक टाइम बाद ऐसा फील हुआ कि मैंने देखा कि कुछ 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हर क्लास में। कोई टीचर आ रही है, उसकी बॉडी शेमिंग करना, कोई टीचर आ रही है, उसको उस तरीके से देखना, लस्ट की तरीके से। टीचर के लिए बच्चे के मन में एक अलग फीलिंग आना। तो मैं कभी कभी ये सोचती थी कि यार, हमारे भी भाई हैं, हमारे भी लोग हैं, इनके मुंह से तो कभी हमने ऐसी बातें नहीं सुनी कि इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में आ जाएं टीचर को लेके, या इस तरीके का सोच भी लें कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आप बड़े से बड़े कॉलेज में जाते हो ना, तो आप वल्गर से वल्गर चीज़ों को अपने लाइव आंखों से देख सकते हो कि सोसाइटी में किस तरीके की चीज़ें एक्चुअली में हो रही हैं। जब हम देखते थे ना कि टीचर को बुली करा जा रहा है, टीचर को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, टीचर को रोज़ बना के दे रहे हैं, तो ये क्या है। और अच्छा, टीचर जब उस चीज़ की शिकायत भी कर रही है तो हमारे यहाँ दमदारी बहुत दिखाई जाती है। पापा विधायक हैं, चाचा SP हैं, ये जबकि उन लोगों को, जो हमारे लीडर्स हैं, जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी चल रही है, अगर आपका बच्चा एक टाइम पे, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, न्यूज़ में काफ़ी सारे नोन फेसेस भी आते हैं, आप ही अगर लीडर हो के अपने बच्चे को उस चीज़ के लिए नहीं कंट्रोल करोगे, नहीं रोकोगे, या टीचर को आप गलत बता दोगे, या इंस्टीट्यूशन को आप गलत बता दोगे, तो आप आने वाले टाइम में चीज़ों को क्या सीख दो। मैंने राज शमानी का नाम लिया, पॉडकास्ट देख रहा था, उसी में ही एक वो आया था केस। उसमें बता रहे थे कि एक रेप हुआ और जो अक्यूज्ड थे, जो क्रिमिनल्स थे, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में बयान भी ये दिया कि हाँ, हमने रेप किया, इतनी ब्रूटली किया, और लाश फेंक दी थी उधर, और वो सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होके गए थे।
एक तो ये फ्लॉ है हमारे सिस्टम में, ठीक है। दूसरा मतलब वो जो फ्लॉ सिस्टम में तो है, जैसा पॉलिसी मेकर की बात कही, क्योंकि हमने कभी इतना स्ट्रांग सिस्टम मांगा ही नहीं, और जब मांगा तब हमारा ये सिस्टम इतना सड़ चुका था कि अब इसको कुछ मतलब नहीं है। इतना विरोध हुआ निर्भया के टाइम पे, आरजे कर कलकत्ता में अभी इतना उस डॉक्टर के साथ ब्रूटली रेप हुआ। अब वो सिस्टम इतना सड़ चुका है कि उसको जनता की फिक्र ही नहीं है। ठीक है, इस सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं घर से ही होती है, राइट, पेरेंट्स से। ठीक है, कई बार पेरेंट्स भी गलत होते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहती हो? देखिए अनिकेत, पेरेंट्स का गलत सही होना, पेरेंट्स का मेनली जो गलत पार्ट ये रहता है, जो मुझे अंदर से लगता है कि देखिए, बच्चा आपका आप ही को नहीं सेफ समझेगा तो फिर किसको सेफ समझेगा? कोई किस्सा ऐसा? देखिए, मैंने जो अपनी अभी तक की लाइफ में जो सबसे वर्स्ट केस देखा है इस चीज़ का, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे थी तब की ये बात है। मतलब वो केस सुन के मेरे ना काफ़ी सारे माइंड थॉट्स इतने चेंज हुए। मुझे लगा कि ये चीज़ किस लेवल पे, पहले हमें ये लगता था कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, बच्चा अकेले रहने लगेगा। जब इसके बहुत डीपन में गई कि ये कहाँ तक इंसान की सोच को इम्पैक्ट कर सकता है अनिकेत, तो ये एक लड़का जिससे मैं मिली, इससे जब मेरा डिस्कशन हुआ, इसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में मुझे थोड़ा सा अलग लगता था। ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट कर देना, ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी से कुछ बोल देना, चिड़चिड़ा जाना। लड़का 25-26 साल का था। मैंने उससे पूछा, वो अमृतसर गया पढ़ने, किसी काम के लिए मेरी बात हुई। मैंने कहा यार मुझे ये समझ में नहीं आया आपका ये नेचर थोड़ा सा। अब उसने चाहे वो क्या उसको महसूस हुआ कि मुझे बता देना चाहिए या मुझे बोल देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता कि किसको हमें क्या बताना चाहिए, किसको क्या नहीं बताना चाहिए। बहुत जल्दी ट्रस्ट भी कर लेते हैं और कहो कि हमेशा के लिए ट्रस्ट खो भी दें। जब उसने मुझसे बात करा, उसको पता चला कि मैं बच्चों के संग इन चीज़ों में काम करती हूँ, उसने मेरी स्टोरीज़ वीडियोज़ देखे, तो उसने कहा कि मैंने पूछा कि आपको इस चीज़ की दिक्कत कहाँ से है। वो कहता है कि मुझे ना लाइफ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नफ़रत है शिवानी। मैंने बोला, 2 मिनट के लिए सुन के शांत हुई मैंने कहा ये क्या बोला, ये मदर फादर और ख़ासकर माँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी मदर मर जाएगी उस दिन मैं पार्टी दूंगा। ओह माय गॉड। ये सुन के अनिकेत 2 मिनट के लिए मुझे समझ में नहीं आया मैं इसको गाली दूँ कि इसको मैं सिंपैथाइज़ करूँ कि क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल ह्यूमन मैं तो सोच भी नहीं सकता ये चीज़ कि ये हो मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए मांगते हैं कि भगवान हमारी उम्र में उनको दे दे भैया, जितना लंबा जी सकते हैं। जब उसने ये वाली बात मुझे बोली 2 मिनट के लिए, मैंने कहा ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऐसे तो नहीं बोल सकता। मैंने कहा क्या ऐसी बात हो गई कि आप अपने मतलब जन्मदाता, जो जन्म देने वाली है, उसके लिए आप ये शब्द बोल रहे हो, आप सोच रहे हो आप बोल क्या रहे हो। वो बोला आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे संग हुआ क्या है। मैंने कहा बताइए आप। तब उसने मुझे ये जब चीज़ बताई कि जब मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग में थे, मैं अपने मामा बड़े ताऊ वगैरह के यहाँ पर ज़्यादातर रहा हूँ। मेरी सोसाइटी में आसपास घर थे। मेरे बड़े ताऊ ने मेरे संग 2 साल फिज़िकल अब्यूज़ किया है। फिज़िकल अब्यूज़ इस तरीके का नहीं किया है कि सिर्फ उन्होंने एक तरीके का चाइल्ड अब्यूज़ का फॉर्म किया है। वो बोल रहा है उन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करा, फिजिकली टॉर्चर करा, साथ एग्रेसिव सेक्स किया, मुझे मारा। मुझे उस टाइम पे 14-15 साल की एज में वो ड्रिंक करते थे, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ड्रिंक कराई, रिपीटेडली ये चीज़ करवाई मेरे साथ, ड्रिंक करके मेरे संग गलत करा। जब ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भर गई, जब मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताना चाही, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स लौट के आते थे तब तक मैं सो जाता था। उसका ये कहना था, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग में थे और मेरी मदर बाहर प्रिंसिपल थी किसी स्कूल की, तो वो ज़्यादातर बाहर ही रहती थी, बाहर वर्क करती। जब उनका ट्रांसफ़र वापस से सिटी में हुआ और उसने बताया अपने पेरेंट्स को कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसी ऐसी चीज़ है, तो सिर्फ एक फैमिली ग्राउंड्स के ऊपर जो हमारे सोसाइटी में रहता है कि हमारे घर वाले एक दूसरे को पकड़ के रखना चाहते हैं, नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसकी मदर ने उसको उस चीज़ के लिए स्लैप किया सबके सामने। तो उसका उस चीज़ के लिए जो गुस्सा, एक रेज अंदर से भरी कि मतलब आप मदर होके मेरी इतनी बड़ी बात सुन के उसको इग्नोर कर रहे हो, और ये बोला गया तू लड़का है,
तू लड़का है, तुझे ये सब चीज़ें बोलने में भी शर्म आनी चाहिए। हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत में ही हमने ये चीज़ बोला था, चाहे लड़का हो या लड़की और हो को। तूने अगर ये बात किसी और को बोली तो तेरी शादी नहीं होगी बेटा। तेरे से कोई लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। ऐसे लड़के से कौन शादी करना चाहेगा जो छोटी छोटी बातों पर रोता है। जब उसने मुझे ये चीज़ बताई है ना अनिकेत, तब मुझे समझ में आया कि ये कहाँ तक ये चीज़ जा सकती है। इवन शायद आपको ये चीज़ सुनने में अलग लगे, हमारी जो LGBTQIA कम्युनिटी है, काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है अनिकेत, जो बच्चे इन चीज़ों से निकल जाते हैं ना, वो अपने अपोजिट जेंडर के लोगों से उस तरीके की सेफ्टी महसूस नहीं करते, और कहीं ना कहीं जो उनका अट्रैक्शन होता है वो खुद के जेंडर Same के gender लोगों से से होने होने लगता है। वो उनके संग वो सेफ्टी, उनके संग वो सिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं। हालांकि हमारी सोसाइटी उनको भी एक्सेप्ट नहीं करती, जानना नहीं चाहती, मजाक उड़ाया जाता है कि ऐसा क्यों है, कैसा क्यों है। हर कोई नेचुरली ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का पास्ट ऐसा होता है जो उसके प्रेवलेंट डिसीजंस को चेंज कर देता है, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। अभी आपकी इस बात ने मेरा भी माइंड सेट किया, क्योंकि मैं इनको भी LGBTQ वालों को भी मैं भी कोई रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखता था, लेकिन जो आपने बोला राइट। तब मैंने वो सोचा कि हाँ ये भी तो कोई देखिए केस कुछ होता होता है, होगा। देखिए अनिकेत, सोसाइटी चेंज हो रही है, थॉट्स चेंज हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कुछ लोगों के संग नेचुरली होता है, और ये कोई क्राइम नहीं, ठीक है, होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, उनके डिसीजंस हैं लाइफ के, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ उनके पास्ट ट्रॉमास की वजह से आती है। वो अपने अपोजिट जेंडर पे ट्रस्ट करना नहीं चाहते, सेम जेंडर में उनका ट्रस्ट बिल्डअप होने लगता है। काफ़ी सारी आप रील्स देखेंगे, काफ़ी सारे मैंने जो शॉर्ट वीडियोस कभी देखे हैं अलग अलग पॉडकास्ट के, उसमें वो बताते हैं, उन बड़े फ़क्र के साथ वो बोलते हैं कि हम लड़की हैं तो हम लड़की से प्यार करते हैं। लड़के से प्यार करके क्या हासिल हो जाता है, लड़के तो ऐसा कर देते हैं, लड़के तो वैसा कर देते हैं। तो उनका माइंडसेट वैसा बन चुका है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, ये ऐसा कर सकते हैं हमारे साथ, ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है कि उनके जो थॉट्स चेंज हो रहे हैं जो लोगों के आजकल, उनका पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे भी हो सकता है, एक ही रीज़न नहीं है। थैंक यू इस चीज़ को बताने के लिए। अब इस पॉडकास्ट को एंड फेज की तरफ ले चलते हैं। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। LGBTQ की बात करी, जो परसेप्शन अभी आपने मेरा तोड़ा, विक्टिम शेमिंग और बुलिंग, इसे कैसे रोक सकते हैं, या हुआ उसी को ही सिंपैथी की नहीं बल्कि धिक्कार की नज़र से देखने लगते हैं कि इज्जत लुट गई, ठीक है, और कोई है जो लड़की है लड़की से प्यार कर रही है, लड़का है लड़के से प्यार कर रहा है, अरे छक्का, हिजड़ा, नीच, तू तो है ही नहीं समाज में रहने लायक, ये Right. सब। माना समाज लोगों से ही बनता है, लेकिन तूने तो नहीं लिया ठेका समाज बनाने का, ठीक है। इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा यार इसके लिए, क्योंकि आप इनर व्हील क्लब की 2 साल प्रेसिडेंट भी रही हो, ठीक है, और आपने बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि एक इंटरनेशनल क्लब भी है, आपने एक बड़े स्तर पर इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखा भी होगा, किसी ना किसी को फेस किया होगा। कभी सोचा इस चीज़ को कि कैसे चेंज किया जा सकता है? देखो अनिकेत, IWC एक वुमेंस क्लब है, लेकिन जब मैं उससे जुड़ी और जब लोगों को ये पता लगा कि इस पोजीशंस पे हैं या ऐसे ऐसे काम ये लोग कर रहे हैं, जब हम लोगों का मतलब पब्लिकली डाटा जाना स्टार्ट हुआ, मैं स्लम एरियाज़ में ज़्यादा जाती थी वर्क करने। फूलबाग के पास स्लम एरियाज़ हैं, काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पर, छोटी छोटी बच्ची बलून्स लेके निकलती हैं, उनसे बात करना, उनसे कम्युनिकेशन करना। 1-2 बच्चियों से जब बात करना धीरे धीरे स्टार्ट करी तो आसपास के स्लम एरिया में इतना तो पता लग गया था, क्योंकि वहाँ मेरा पहले ऑफिस भी था, कि ये एक मैम है, ये इस चीज़ के बारे में बात करती हैं, खुल के सुनती हैं, बताती हैं। ये मेरा खुद से स्टार्ट किया कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, मुझे सुनना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जो आपने विक्टिम शेमिंग की बात करी और विक्टिम ब्लेमिंग की जो बात करी आपने, कि हम उसी को ब्लेम कर रहे हैं जो दर्द से निकला है, या उसी का हवा बना रहे हैं एक तरीके से। विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग को अनिकेत मेरे हिसाब से हम इस चीज़ से रोक सकते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में पहले तो खुल के बात करें। जो ये लोग ब्लेमिंग और शेमिंग कर रहे हैं, जो ये समाज के ठेकेदार बने हुए हैं,
कोई भी इस चीज़ को बोल रहा है, पहली बात तो हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को लेके जो पेनल्टी का प्रोसीजर है, हमारे यहाँ डेथ सेंटेंस भी जो रेप के लिए आए हैं वो तब आए हैं जब रेप एक उस लेवल पे पहुंच गया जहाँ हैवानियत की सारी हदें ही ख़त्म हो आधा गई। पार हो गई। छोटे लेवल पे उसको कुछ माना ही नहीं है, क्या हुआ, रेप ही तो कर दिया है, क्या हुआ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करा है। जब बिल्कुल ही वो चीज़ एक आउटरेज ख़त्म हो गई कि नहीं अब नहीं, अब तो करो, तब उस चीज़ को डेथ पेनल्टी को धीरे धीरे लाया गया। तो काफ़ी स्लो प्रोसीजर है। मैं इस चीज़ में ये बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे कानून के नियम ही इतने कड़े हो जाए ना कि अगर कोई इस पर्टिकुलर सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बोलता भी है तो उसके ऊपर कोई नियम कायदा लगना चालू हो, तो पहली बात तो ये चीज़ वहाँ से रुक सकती है। आजकल छोटी छोटी चीज़ों को सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके डाला जाता है, गवर्नमेंट वो चीज़ें देख नहीं रही। जब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ रिकॉर्ड पे आती है तो उस चीज़ को तुरंत हटवाया जाता है या तुरंत उस चीज़ पे एक्शन होता है। तो जब सब चीज़ें सर्विलेंस में हैं और सब चीज़ें देखी जा रही हैं तो इसको एक हम लॉ लगा करके इतना पेनल्टी चार्ज होगा या इस तरीके का किसी पे आपने कुछ ब्लेमिंग करा या शेमिंग करा तो इस चीज़ का इस पे एक्ट ये वाला लगेगा। जैसे कि पॉक्सो में आता है कि आपने किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो आप पे धारा लगेगी, लेकिन कितने लोगों पे पॉक्सो एक्ट लग रहा है? वहाँ आता है अपना लैक ऑफ नॉलेज का एक, कि लोगों को पता ही नहीं है कि पॉक्सो में क्या क्या आता है। इसमें जो मेरा अगला सवाल था आपने इस चीज़ में कवर कर दिया कि इसमें सोसाइटी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल बहुत होना बड़ा रोल चाहिए है। इस चीज़ को प्रमोट करने बहुत के बड़ा लिए। रोल है। बट वही है कि अब चीज़ें सड़ती चली जा रही हैं, सड़ती- मीडिया भी सड़ गया है, सोसाइटी भी सड़ रही है, laws इवन भी सड़ अगर रहे आप बोल रहे हो तो आपको सोच समझ कर अपनी बात रखनी पड़ रही है, क्योंकि चीज़ें आजकल ऐसी हो गई हैं कि आदमी खुल के बोल नहीं पा रहा है। बोल रहा है तो उसको ये डर है कि अगले पल उसके संग क्या होगा। हाँ, आप किसी का एक पर्टिकुलर नाम लेके यहाँ नहीं बात कर सकते, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पर मुझे बोलना नहीं चाहिए कि हर दूसरे घर में एक नेता पैदा हो गया है। बिल्कुल हो गया है। सबको लग रहा है हम नेता हैं, हम ही हैं जो हैं, ये हम पे ऐसा करके तो दिखाए, वो हम पे ऐसा करके तो दिखाए। ये करते 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 वो कभी ये भूल जाते हैं कि हमारे खुद के भी घर में बच्चे हैं या ऐसी चीज़ें हैं। अगर उन पे कल को कोई बात आई तो हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो उस चीज़ को सोच के नहीं चलते। जिस दिन हम अपने सिचुएशन का जो भी हम पे बीता है, अगर आज मुझ पे कुछ बीता है, आप उस जगह अपने आप को रख के देखना स्टार्ट कर दोगे ना, तभी वो चीज़ चेंज हो सकती है। गुंडागर्दी से, धमकियाँ दे के, चीज़ों को हटा के ये चीज़ें नहीं बदली जा सकती। आपको बोलने का मौका देना पड़ेगा, और बोलने का मतलब खुल के बोलने का। जैसे रिसेंटली कलकत्ता में संदेश खली में हुआ, वहाँ पे जो नेता था टीएमसी का, उसने गन पॉइंट पे मतलब इन नंबर ऑफ लड़कियों का और दंगों का आड़ लेकर, लेकिन वही है कि फ्लॉज है सिस्टम है, नेता बन गया है, कल को उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। राइट। ठीक है, टीएमसी ने शायद वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो पार्टी तो कुछ भी हो, बट इशू तो है इस चीज़ का लोगों की सोच में कि हाँ मेरे साथ नहीं होना चाहिए, बाकी मैं किसी के साथ कुछ भी कर किसी के संग कुछ भी हो। और इवन हमारे साथ ये चीज़ भी है अनिकेत कि हम चीज़ें गलत होते हुए देखते रहते हैं। हम उन चीज़ों पर बोलना ही नहीं चाह रहे। हमारे यहाँ क्या कल्चर है जो आपने भी बहुत बार सुना होगा कि अरे भाड़ में जान दो, तुम्हारे घर का हो रहा है क्या, तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपना आगे बढ़ो, तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपना सभी आगे बढ़ने लगेंगे तो ये चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए खड़ा कौन होगा? और जो खड़ा हो रहा है उसे दबा दिया जा रहा है कि तुम क्यों नेता बन रहे हो। जिस चीज़ों में गवर्नमेंट का पूरा फोकस एक चीज़ पे होना चाहिए, उन चीज़ों पे फोकस होते ना होते आजकल ऐसी चीज़ों पे फोकस जाने लगा है जिस चीज़ का डेवलपमेंट से कोई लेना देना ज़्यादातर नहीं है। चाइल्ड एब्यूज़ केसेस इस लेवल पे, इस गतिविधि में बढ़े जा रहे हैं कि खुद UNICEF ने बोला है कि जो 2050 तक इंडिया में जो पॉपुलेशन है अभी, उससे तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगी, और जबकि इंडिया में पॉपुलेशन में बच्चे ही सबसे ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जो यूथ हमारी बढ़ती जा रही है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं? सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। वो सेफ्टी तभी हो पाएगी जब रूल्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने दिया जाए।
छोटी छोटी बातों पे अपनी वजनदारी दिखा के उस चीज़ को ना दबाया जाए और उसको उस तरीके से सपोर्ट करा जाए कि कल को हमारे घर में भी ये चीज़ हो सकती है। शिवानी, थैंक यू सो मच यार, बहुत चीज़ों को एनलाइट करने के लिए। बहुत क्वेश्चन रह भी गए, बट फ्यूचर में मैं फिर से बुलाऊंगा उस चीज़ पर क्लियर करने के लिए बिल्कुल। और बाकी के क्वेश्चंस कवर करने के लिए। जाते जाते 5 टिप्स पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए, जो कहना चाहती हो कि हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए, उसे समझने के लिए, चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए, उसे समझने के लिए कोई 5 टिप्स आप पेरेंट्स को और सोसाइटी को देना चाहो तो? देखिए अनिकेत, सबसे पहली जो मेरी टिप ये रहेगी फर्स्ट, कि आप बात करो, बात सुनो, और सिर्फ फ्रेंड्स बनने की एक्टिंग मत करो। फ्रेंड्स एक्चुअली बच्चों के बन जाओ, जिससे उनको बाहर की दुनिया पे निर्भरता थोड़ी कम हो। बच्चे इतना ज़्यादा फ्री रहें आपसे बात करते टाइम कि वो अपनी हर छोटी बड़ी गतिविधि आपसे शेयर कर पाएँ, तो जिससे आप उनको ऑन द स्पॉट उस चीज़ पे बता पाओ कि बेटा तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, या बेटा तुम्हारे साथ ये सही हो रहा है। सेकंड थिंग, मुझे ये लगता है कि अगर आपका बच्चा आपको कुछ चीज़ आके बता रहा है या आपको लग रहा है कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, आप अपने बच्चे को गाइडेंस में रखे हो, डेली उसको देख रहे हो किस तरीके से उसकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसे नेग्लेक्ट मत करो, जानने की कोशिश करो। इससे पहले कि वो स्टोरी इतनी आगे बढ़ जाए कि आपके कंट्रोल में ही ना आए, तो उसको ये जानने की कोशिश करो कि उसके संग एक्चुअली हो क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि बच्चे काफ़ी नाजुक होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्त रहते हैं। उनके दिमाग पर किसी चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है तो वो ज़रूर कुछ अलग ही कॉज होगा, तो उस कॉज को जानने का ट्राई करो। स्कूल लेवल पे मेरा ये सजेशन रहता है कि स्कूल लेवल पे आजकल काउंसलर्स अलॉट हो रहे हैं। बच्चों का थियोरटिकल उनको ये चीज़ सिखाने से अच्छा है कि हम छोटे छोटे शोज़ करके या रियल लाइफ स्टोरीज़ का एक ड्रामा प्ले करके या एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी इन्वॉल्व करी जाए, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। उसमें कुछ ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि जब भी हम ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझाते हैं टीचर्स, लड़कियों को ज़्यादा फोकस करके समझाया जाता है। अरे बेटा तुम्हें कोई ऐसे छुएगा तो, ऐसे करेगा तो। सेम चीज़ आप लड़कों को भी उसी इम्पोर्टेंस को दे के समझाओ, क्योंकि आजकल ये चाइल्ड अब्यूज़ दोनों ही जेंडर में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के संग ही हो रहा है, लड़कों के संग भी हो रहा है, और हो सकता है किसी किसी एरिया में ज़्यादा हो रहा हो। बिल्कुल। तो जेंडर इक्वालिटी पे हमको निर्भर देखना है कि हम दोनों पक्षों को सेम चीज़ सेम तरीके से प्रैक्टिकली कुछ एक्टिविटी देकर उसको समझाएं। चौथी चीज़ मुझे ये लगता है अनिकेत कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। थोड़ा नहीं, कुछ कुछ पक्षों में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। और पांचवी चीज़ मुझे लगता है कि बच्चे की जिस दिन से बच्चे की अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है, हमें अपने बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो खुल के बोलना सीखे। किसी भी एनवायरनमेंट में उसको इंट्रोवर्ट फील नहीं करवाना है हमको, कि तू लड़का है तो तू यहाँ रोएगा नहीं, तो तू लड़की है तो तू यहाँ हंसकीगी नहीं, तो तू यहाँ जोर से नहीं हंसेगी, तो तू यहाँ कम हंसेगी, जो हम लोग एक्चुअली लड़का या लड़की से एक्सपेक्ट रखते हैं। जो मैंने आपको बताया कि तू लड़का है तो तू रोएगा तो तेरा क्या होगा। लड़का है रो सकता है, लड़की है हंस सकती है, लड़की है चिल्ला भी सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ चिल्ला नहीं सकती और लड़के रो नहीं सकते। स्टिग्मा बना हुआ है। स्टिग्मा एक चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें, अगर आप अलाउ करो। 5 पॉइंट आपने, छठा ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करो। जैसे अपना डिस्कशन भी हुआ, नेटफ्लिक्स है, वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो A-rated चीज़ें हैं जो अनसेंसर होके चल रही हैं। तो उस चीज़ को अगर वो देख भी रहा है ना, तो वो उसे समझा दो कि हाँ ये ऐसा है। अगर छुपाओगे कि अरे ये क्या किया, गलत देख लिया, ये किया, तो वो स्टिग्मा एक बनेगा कि ये करके देखना है। तो वो चीज़ चाहे वो टेक्नोलॉजी कैसी भी हो, वेब सीरीज की हो या कुछ भी हो, ऐसा सोशल मीडिया हो, ठीक है, उस चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है। इग्नोर नहीं करना है, वही पॉइंट कि इग्नोर नहीं करना है। बच्चा कुछ क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रहा है तो आपको ऑन द स्पॉट उस चीज़ को क्लियर करना है
कि ये चीज़ ऐसी है बेटा या ये चीज़ ऐसी है, उसको आगे फ्लो नहीं होने देना है कि वो अपने क्वेश्चन मार्क कहीं और जाके सॉल्व करे। थैंक यू सो मच यार, बहुत चीज़ें क्लियर हुई, बहुत चीज़ें पता भी चली कि कई स्टिग्मा भी टूटे दिमाग से। थैंक यू इस पॉडकास्ट में आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसा नहीं है कि एक ही बार, मैं अपने हर गेस्ट को बोलता हूँ, मैं उन्हें फिर बुलाऊंगा, नए क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, फिर बिल्कुल उन्हें भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं बिल्कुल फैमिली से रिलेटेड, कि सिंगल गर्ल चाइल्ड और एक 2 चाइल्ड पॉलिसी जो होती है। बिल्कुल अगर घर में भाई बहन है तो भी बहुत चीज़ फ़र्क पड़ती है, 2 बहनें हैं तो फ़र्क भी पड़ता है, फर्क 2 पड़ता है। भाई हैं तो फ़र्क पड़ता है। उन्हें लड़की का प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार मिला होता है, लड़की का प्यार नहीं मिला होता, Right, लड़की को लड़के का प्यार नहीं मिला होता, भाई का नहीं समझ में आता उन्हें सिस्टम की क्या है। उस चीज़ पर भी बात करेंगे आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं बार बार थैंक यू बोलता रहूँगा। बिल्कुल आपने देख लिया होगा कि शिवानी के साथ हमारी जो भी बातचीत हुई है, मैं खुलकर बोल सकता हूँ कि मेरे पूरे करियर में मैंने हार्डकोर मीडिया फील्ड में काम करके देख लिया। एज ए जर्नलिस्ट हम क्या काम करते हैं वो भी देखा। पॉडकास्ट मैंने जितने किए, इस पॉडकास्ट को मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, ये वर्थ रखता है सोसाइटी को अवेयर करने के लिए। शिवानी ने हमें टिप्स भी बताई कि हम कैसे जान सकते हैं उन बच्चों की प्रॉब्लम, उन लेडीज़ की प्रॉब्लम, उन जेंट्स की प्रॉब्लम जिनके साथ ये हुआ है, ये चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट और जितने भी इसके एस्पेक्ट होते हैं, जितने भी इस अब्यूज़ में फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में हमने बात करी। आप लोगों से मेरी बस इतनी विनती है कि हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और इतना शेयर करें कि हाँ, जिसके साथ ये हुआ है वो अपनी बात कम से कम रख पाए, जिससे ऐसी संस्था उनकी हेल्प कर पाए, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन है और ट्रॉमा के साथ जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम हमारे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।